Hey guys, welcome to India's largest and the most impactful learning tutoring platform that is Physics Wallah। तो मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपने प्यारे बड़े भैया सुनील भैया को यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सुन पा रहे हो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे क्या? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। फटाफट से बड़े ही गर्व के साथ एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तो फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे क्या? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। प्लीज राइट भारत माता की जय इनटू द कमेंट सेक्शन इफ यू आर एबल टू सी मी एंड इफ यू आर एबल टू लिसन टू मी। ऑल राइट, चिन्मय, अलीना, खुशी, अदिति, शाहिद, अविशी, हर्षिता, कोमल, आकांक्षा, तस्नीम, दक्षता, आदित्य, स्मृति, प्रज्ञा, दृष्टि, हृदय, अविचल, आप सभी मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहनों का दिल से हार्दिक स्वागत है आपके प्यारे बड़े भैया सुनील भैया की क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का, जो कि सुनील भैया क्रिएशंस में डल जाएगा, जो कि मैंने खुद शूट किया था, खुद ही एडिट करा था। वो वीडियो मैंने आपके लिए डाल दिया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, उस चीज को बढ़िया से एंजॉय करिए। उसके अंदर एक्सपेरिमेंट से मैंने प्लाज्मा घर पे कैसे बनेगी ये भी सिखाया है। उस वीडियो को देखिए, साइंस के लिए क्यूरियोसिटी लेकर आइए। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है? यस 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 यस। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस मच लव। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 को। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा भैया थोड़ा सा आप स्लो पढ़ा रहे हो, अभी इसीलिए स्लो पढ़ा रहा हूं, जस्ट बिकॉज मैं आपके हर एक बेसिक को पहले एक बार क्लियर कर लूं, तो आगे जब मैं चीजें बोल रहा हूं तो आप मेरे साथ लिंक कर पाओगे कि सुनील भैया क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको डीएचए भी दोनों लेक्चर्स में नहीं दिए, इंट्रोडक्शन लेक्चर्स है, आराम से सिर्फ लेक्चर को देखो, इसके अंदर जो सवाल करा रहा हूं उसको सॉल्व करो। ठीक है, क्लियर जी? क्लियर। तो यहां पे हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज और उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, आपको हर एक बात की इतनी क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आप कहोगे यार मजा ही आ गया। साइंस में हर एक छोटी छोटी बात का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्वालिटेटिव फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ये हर एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्वांटिटेटिव क्या होती है, अच्छा क्वांटिटेटिव को फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या होता है, हर एक छोटी छोटी बात क्लियर होगी। ठीक है, चलो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे को इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। एंड आज हम यहां पर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इंट्रोडक्शन टू द फिजिकल क्वांटिटीज एंड देन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें भी बहुत सारी नई चीजें आप पढ़ोगे। तो ये पार्ट आप फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप यहां केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे तो आप नई चीजें जानकर जाओगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको आज कंप्लीट कराऊंगा। अब सुनील भाई, लास्ट क्लास में आपने हमको एक होमवर्क का सवाल दिया था। हां जी, दिया था। सवाल का थोपड़ा कुछ इस प्रकार था। हां जी, यही था। तो एक बार मैं आपको पोल दे देता हूं, देखता हूं कितने बच्चों ने इस सवाल को सही किया है, सही से समझा है। सवाल एक बार फिर से सुनिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। सारे उदय वाले बच्चों ध्यान से देखो, यह सवाल कल होमवर्क में दिया था, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जितने भी बच्चे बधाई दे रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और धर्म का काज पूरा हुआ, अब कर्म के काज की बारी है, बढ़िया से पढ़ाई करते हैं। यस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस मच लव, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ट्रूली मीन्स अ लॉट भाई। सारे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों को दिल से दिल से दिल से धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपको कल की क्लास याद है तो मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट एक प्रकार का प्योर सब्सटेंस होता है। अब एलिमेंट को प्योर सब्सटेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है। किसी भी चीज को प्योर सब्सटेंस कब बोलते हैं? जब कोई भी चीज एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बनी हो, चाहे एक ही प्रकार के एटम्स हो, चाहे एक ही प्रकार के आयंस हो, चाहे एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स हो। तो एलिमेंट एक ही प्रकार के एटम्स से मिलकर बने होते हैं, है ना? ये हमने कल पढ़ा था। अब ये जो एटम्स हैं, कभी कभी क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स में ये एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं, है ना? है ये भी एलिमेंट, लेकिन यहां पे कुछ एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, और यहां पे पूरा एलिमेंट मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में प्रेजेंट है।
है ना। तो यही पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। तो कौन से एग्जिस्ट करेंगे यहां पर, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा सी, दैट इज ऑक्सीजन। अरे ये क्या हो गया, इसको ठंड लग गई क्या भैया, आबर कहीं हो गया भाई साहब, ठंड लगी गई। चलो कोई बात नहीं। तो कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, हमेशा याद रखिए पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स, पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स। लास्ट क्लास जिसने नहीं देखी है जाकर देख लीजिएगा। पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये हमारे पास क्या है, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक और मोनो एटॉमिक, ये तीनों 1 2 और डी, यानी कि ए बी एंड डी, ये सारे के सारे मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स हैं। लास्ट क्लास को एक बार खोलकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स का मतलब क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां पर लेता हूं सोडियम, तो ये देखिए एक सोडियम का एटम, दूसरा सोडियम का एटम, तीसरा सोडियम का एटम, चौथा सोडियम का एटम, ऐसे बहुत सारे सोडियम के एटम्स, सिंगल सिंगल एटम है ना बेटा, देखो सिंगल सिंगल एटम है ना। ये मोनो एटॉमिक एलिमेंट हुआ। एलिमेंट क्यों है, क्योंकि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है। ये क्या है, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है ना। ये सारे के सारे एटम्स क्या हैं, सेम है। और क्या है, सिंगल सिंगल एटम है। ये एक सिंगल एटम है, ये एक सिंगल एटम है, ये एक सिंगल एटम है, ये एक सिंगल एटम है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो सिंगल सिंगल एटम से मिलकर बने हो, मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स। एलिमेंट का मतलब होता है एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना हो। अब ये एटम कैसे प्रेजेंट है, सिंगल एटॉमिक फॉर्म में ही प्रेजेंट है ना जी, एटॉमिक फॉर्म में ही प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पॉली एटॉमिक एलिमेंट है। लास्ट क्लास में पढ़ाया था, वापस एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। अब ये एलिमेंट है, इसका मतलब सारे एटम्स सेम होंगे। अब देखो यहां पे क्या है ना, सारे एटम्स सेम है, सारे ऑक्सीजन के ही एटम्स है सारे ऑक्सीजन के एटम्स। लेकिन ऑक्सीजन के एटम्स कैसे प्रेजेंट है, दो एटम्स जुड़ गए तो O2 बन गया, O2 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 ऐसे प्रेजेंट है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गई। ऑक्सीजन के एटम्स तो सारे सेम है, यानी कि ये भी ऑक्सीजन एलिमेंट ही है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये सारे एटम्स यहां पर क्या है, सेम एटम्स हैं, ऑक्सीजन के एटम से बना। लेकिन ऑक्सीजन के एटम्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। दे आर एग्जिस्टिंग इन द फॉर्मेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही चीज मैंने आपको सिखाई थी और समझाई थी। इसको हम बोलते हैं, इस एंटिटी को बोलते हैं मॉलिक्यूल। ये क्या है, मॉलिक्यूल है। अब ये कैसे मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर प्रेजेंट जितने भी एटम है सारे सेम है। ये लास्ट क्लास में भी समझाया था, क्लियर करवाया था, ठीक है। राइटिंग नॉट क्लियर सुनील भैया, एक मिनट, वो ब्राइटनेस की वजह से हो रहा होगा। अब देखिए थोड़ा सा सही हो गया होगा। अभी एक बार ध्यान से देखिए, फिर से सही हो गया होगा। अब देखो ध्यान से दिख रहा होगा, इसको ध्यान से देखो। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। कोई कह रहा है कि रिकॉर्डेड तो नहीं है। अरे नहीं भाई, रिकॉर्डेड नहीं है, दिस इज कंप्लीटली लाइव। मैं समझा रहा हूं बेटा, तो उस समय स्मार्ट बोर्ड पे ही देखूंगा, है ना, चैट में नहीं देख पाऊंगा। अब मैं काम ना करता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा। लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, ये होमवर्क का सवाल है। ये कंसेप्ट लास्ट क्लास का है, मैं रिकैप दे रहा हूं। आई एम जस्ट गिविंग अ रिकैप। आप लास्ट क्लास में इसको जाके डिटेल में समझना, मैं रिकैप दे रहा हूं बस एक। अब देखो, ये सोडियम, पोटेशियम और बोरोन, ये मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स है। इसका मतलब क्या है, अरे एलिमेंट का मतलब होता है एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हुआ। अब यहां पे जो एटम्स है वो सिंगल है ना, एक सोडियम का एटम, एक सोडियम का एटम, एक सोडियम का एटम, एक सोडियम का एटम। तो ये एलिमेंट है, लेकिन मोनो एटॉमिक एलिमेंट है, यानी कि सिंगल सिंगल एटम से जुड़कर बनने वाली स्पीशी है। अगर हम यहां पर ऑक्सीजन की बात करें तो यह भी एलिमेंट है, लेकिन यह पॉली एटॉमिक एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन के एटम से ही मिलकर बना है। ये सारे के सारे ऑक्सीजन के एटम है, लेकिन ऑक्सीजन के एटम कैसे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन होकर प्रेजेंट है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में यहां पर प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, अब नहीं आ रही, चल ऑल राइट, डन है।
यहां तक अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे सारे के सारे आए भैया, प्लीज राइट आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन। चैट पता नहीं क्यों बार बार हैंग हो रही है, लेट मी रिफ्रेश द चैट, क्योंकि मेरे को बार बार ये हैंग होती हुई नजर आ रही है। लेट मी रिफ्रेश इट, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर दूं। हाँ ठीक है, ऑल राइट, डन है दोस्तों। अब आपकी चैट भी मुझे थोड़ा सही से विजिबल है। अरे फिर वापस हैंग हो गई, क्या है भाई, क्यों हो रहा है ये? डन है। एक तो इसको रिएक्शंस को बंद करो, पूरा फोकस चैट पे लिखने में और क्लास में लगाओ। हाँ ठीक है, क्लियर है, चलो डन। अब देखो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, अब आप लोगों को ये सब विजिबल है सही से? अब देखिए दोस्तों, अब आप डाउट्स पूछ पाएंगे। यहां पर गलत लगा दी थी हमारे स्टूडियो वाले भैया ने स्लाइड, आप इसीलिए डाउट नहीं पूछ पा रहे थे। अब होगा कंटिन्यू। अब अगर आपको डाउट पूछना है तो आप डाउट्स जो है स्लाइड्स पे पूछ सकते हैं। अब मैंने इसको बिल्कुल एकदम सही तरीके से लगा दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाती है, गलती हो जाती है, इंसान से गलती होती है, कोई बात नहीं। आ जाओ। अब दोस्तों लास्ट क्लास में हमने केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नोबल गैस, ये सब कवर कर लिया था। आज हम क्या कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे प्योर सब्सटेंस के अंदर कंपाउंड्स एंड उसके जो फर्दर टाइप्स है इनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इम्प्योर सब्सटेंस और उसके टाइप्स के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक्स हमें आज डिस्कस करने हैं। डन है सुनील भाई? स्टार्ट कीजिए, फटाफट से स्टार्ट कीजिए इन टॉपिक्स को। अब देखो, सबसे पहली चीज, आपको एटम समझ में आ गया, आपको मॉलिक्यूल समझ में आ गया, आपको एलिमेंट समझ में आ गया। अब आपको जो समझना है उसे हम कहते हैं आयन। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं आयन। ध्यान से सुनो, पूरा फोकस स्मार्ट बोर्ड पे रखो, चैट पे मैं देखूंगा, जब मैं पढ़ा दूंगा फिर चैट को देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयन हमारे पास क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयन कुछ इस प्रकार होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? केमिकल सिंबल ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स। आयंस के केस में व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयन? सबसे पहले आप यहां पर लिखते हैं केमिकल सिंबल ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि एक एटम का केमिकल सिंबल या ग्रुप ऑफ एटम्स का केमिकल सिंबल आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि 1 2 3 4 5 है ना, और उसके बाद आप लिखेंगे चार्ज, प्लस या माइनस। सबसे बड़ी दिक्कत जो यहां पर आती है, सबसे बड़ी दिक्कत जो यहां पर आती है, लोग आयन को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये है तो ये आयन का रिप्रेजेंटेशन, ये गलत है। केमिकल सिंबल के बाद चार्ज और फिर न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये गलत है। आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां ध्यान से देखना, आप इसी चीज का एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने लिखा केमिकल सिंबल, फिर उसके बाद आपने लिख दिया चार्ज और फिर लिखा न्यूमेरिकल वैल्यू, तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आगे चल के हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो सुनील भाई आयन की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? केमिकल सिंबल लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बाद चार्ज, ये हमारे पास हो जाएगी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। मैं कामना करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आयन का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास सुनील भैया ने क्या बताया है। सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे केमिकल सिंबल ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ये आप लिखेंगे केमिकल सिंबल। उसके बाद आप लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके बाद आप लिखेंगे चार्ज, यानी केमिकल सिंबल उसके बाद ये चार्ज नहीं आएगा। ये जो चीज है ना कि चार्ज और फिर न्यूमेरिकल वैल्यू है, गलत है। ये आयन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आयन का रिप्रेजेंटेशन ये है कि सबसे पहले केमिकल सिंबल, न्यूमेरिकल वैल्यू, चार्ज। क्लियर? आयन का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया हमें? हाँ। अब सुनील भैया ये रिप्रेजेंटेशन तो समझ में आ गई, लेकिन सुनील भाई हमारे दिमाग में एक डाउट आता है कि ये 1 + 1 - 2 + 2 - 3 + 3 - ये एक्चुअल में है क्या? ये आ ही क्यों रहा है यहां पे? भाई दिमाग में एक डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि सुनील भाई आपने सोडियम के ऊपर ये 1+ क्यों लिखा है ना, ऐसे किसी का 1- क्यों लिखा है? इसका क्या मतलब है? अब इसको समझने के लिए आपको दो बेसिक सी बातें समझनी पड़ेगी।
एक हमारे पास पार्टिकल होता है प्रोटॉन और एक हमारे पास पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। क्या है, मैंने क्या बोला, हमारे पास दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। पूरा फोकस उदय वालों का स्मार्ट बोर्ड पे होगा। बेटा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं बेटा पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस, यानी कि एटम जो होता है, परमाणु जो होता है, उसके बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रेजेंट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को कहते हैं प्रोटॉन। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ यानी कि नाभिक के चारों तरफ घूमने वाले नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। अभी तक आपने जो क्लास 9 10th में पढ़ा है उतना ही मैं कंसीडर कर रहा हूं। आगे चल के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में प्रोटॉन की इमेजिनेशन, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, क्या होता है, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल इन न्यूक्लियस इज प्रोटॉन्स, नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो इसके चारों तरफ घूमते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। अब जब तक इन दोनों का नंबर बराबर होता है किसी भी स्पीशी में, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम एटम है, ये सोडियम एटम है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है 11, यानी कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 है। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये भी हमारे पास 11 है। अब ध्यान से समझो, इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बराबर है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन बराबर है। अगर ये बराबर है, इसी वजह से ये न्यूट्रल है, यहां पे कोई भी चार्ज हमने नहीं लगाया, 1 + 1 - 2 + 2 - कुछ नहीं लगाया, यानी कि ये न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में एक इंबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, हम यहां पे एक चार्ज लगाने लग जाएंगे, तो इसीलिए ये जो स्पीशी बनती है इसे हम कहते हैं आयन। जब यहां पे इस पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के नंबर में इंबैलेंस हो जाता है, यानी कि बराबर नहीं है, अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ज्यादा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, स्पीशी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो अगर स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसे हम कहेंगे कैटायन, स्पीशी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, अनायन। ध्यान से सुनो, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, अगर ये बराबर है तो एक स्पीशी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर प्रोटॉन ज्यादा है यानी पॉजिटिव पार्टिकल ज्यादा है नेगेटिव पार्टिकल से, तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा स्पीशी पे। अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से ज्यादा है तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा स्पीशी पे। इसे कहेंगे अनायन, इसे कहेंगे कैटायन। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी बनेगी। क्या बनेगा, कैटायन। ध्यान से समझ रहे हो, उदय के सारे बच्चे ध्यान से समझ रहे हैं, बेटा मजा आ रहा है, ध्यान से सुनो। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज लेसर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा स्पीशी के ऊपर और इसे हम कहेंगे अनायन। तो अब मुझे लगता है आप आयन को डिफाइन करने की स्थिति में आ गए हैं कि सुनील भाई व्हाट इज आयन। आयन हमारे पास क्या होता है, आयन हमारे पास कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, यानी कि एक परमाणु या परमाणुओं का समूह हो सकता है जिसके ऊपर एक ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज आएगा। और वो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज क्यों आएगा, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज आएगा, क्यों आएगा, ड्यू टू इम्बैलेंस इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटा क्लास 9th में ये शायद आपने क्लियर नहीं करा, 10th में क्लियर नहीं करा, इसलिए 11th में मैं क्लियर कर रहा हूं। मैं भी उड़ा सकता हूं ये सारी चीजें, लेकिन उड़ा नहीं रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ पाओ। तो आयन की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, सबसे पहले कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का सिंबल, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर उसका चार्ज। अब यहां पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक इंबैलेंस हो जाता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ज्यादा है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ज्यादा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से, तो एक ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसे हम कहेंगे अनायन, इसे हम कहेंगे कैटायन। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 है
और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ध्यान से समझिए, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों होता है 11, समझे मेरे यारा, और 11 एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पर क्या है, 11 है। अब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 11 है। ये दोनों नंबर्स यहां पर क्या है, बराबर है, इसीलिए इसके ऊपर कोई इंबैलेंस इन चार्ज नहीं है। अब यहां पे सबसे पहला डाउट बच्चे के दिमाग में आता है कि एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर क्यों है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो 11 ही थे। आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि भाई एटॉमिक नंबर जो 11 है सोडियम का, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर क्यों है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी तो हो सकता है। बट द प्रॉब्लम इज कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज, गेन या शेयर करता है तो बार बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चेंज होता रहता है। ये देखो बार बार चेंज होता रहता है। तो अगर हम लोग एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर बोलेंगे तो बार बार चेंज होता रहेगा वो, क्योंकि जैसे सोडियम है, तो सोडियम ने बोला कि मेरे पास 11 प्रोटॉन्स है और 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल बराबर है, पर सोडियम बोलता है कि देखो मेरी कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1 यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन्स है, मेरे को ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए 2,8 की, यानी नियॉन गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूंगा और मेरी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो जाएगी। तो सोडियम स्टेबल होने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट गए तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता, अगर हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर बोलते। तो यह चीज आपको समझनी पड़ेगी कि एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फिक्स रहते हैं केमिकल रिएक्शंस में। न्यूक्लियर रिएक्शंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शंस में हमेशा देखो आप सेम ही रहेंगे। तो एटॉमिक नंबर को एक फिक्स क्वांटिटी रखने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर बोलते हैं। ये क्लास 9, 10 में पढ़ा चुका हूं आपको। तो एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है। यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। अब ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसके पास हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। अब दिमाग लगाओ, पॉजिटिव पार्टिकल 11 है, नेगेटिव पार्टिकल 10 है। पॉजिटिव पार्टिकल 11 है, नेगेटिव पार्टिकल 10 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1+ का इंबैलेंस क्रिएट हो गया। पॉजिटिव पार्टिकल 11, नेगेटिव पार्टिकल 10। पॉजिटिव पार्टिकल कितने ज्यादा है, एक ज्यादा है ना भाई। आपका पॉजिटिव पार्टिकल कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो 1+ लगा दोगे, ये बन गया कैटायन। उसी प्रकार क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 है। इसीलिए यहां पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल बराबर है, कोई इंबैलेंस नहीं है। क्लोरीन ने बोला कि भाई मैं एक इलेक्ट्रॉन को गेन करूंगी और 18 इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो जाएंगे। आर्गन के जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करूंगी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। अब देखो, पॉजिटिव पार्टिकल 17 है, नेगेटिव पार्टिकल 18 है। क्या करोगे, एक नेगेटिव पार्टिकल ज्यादा हो गया ना भाई। नेगेटिव पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स 18 है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन 17 है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा हुए, सुनील भैया एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 1-। यहां पे कितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो 1+। ये होते हैं कटायंस और अनायंस बेटा। समझ में आ गई मेरी बात। रिप्रेजेंटेशन क्या है, केमिकल सिंबल, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर चार्ज। केमिकल सिंबल, न्यूमेरिकल वैल्यू और चार्ज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, हमें हमेशा याद रखना है कि यहां पर इलेक्ट्रिकल चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक इंबैलेंस है। अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ज्यादा है नेगेटिव पार्टिकल से, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि कटायन। अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ज्यादा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से, तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा ऊपर, और इसको हम बोलेंगे अनायन। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया, ध्यान से लिखेंगे, कैटायन। ये हो गया कैटायन, और ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया एनायन। ये एनायन हो गया और ये क्या हो गया, कैटायन हो गया। बहुत बेसिक बात मैंने आपको समझाई है, जो क्लास 9th की है, मैंने आपको बेसिक सी बात समझाई है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई, यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है, क्लियर है। सोमबेवी कह रही है सर आई एम फ्रॉम झारखंड।
बहुत बढ़िया बेटा, पढ़ाई करता हूं मैं, कामना करता हूं अच्छे से हो रही होगी, है ना, है ना, क्लियर है भाई। सुनील भैया मेरा नाम ले लो, रजनीश कुमार कह रहे हैं। रजनीश कुमार मेरा एक दोस्त था, उनका भी नाम था रजनीश कुमार। हम लोग बहुत बड़ी कंपनी थी साउथ इंडिया में, बाईजूस करके, उसमें साथ में काम करते थे, बड़े अच्छे मित्र थे मेरे वो। अब तो खैर आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं। चलिए, क्लियर है ना, क्लियर है। हाँ सर, आप कहां से क्लास ले रहे हैं? मैं नोएडा से ले रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है रिकॉर्डेड है, क्या नाम है इसका, एक कब से स्पैम कर रहा है, रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड नहीं है भाई मेरे, लाइव है। जब मैं समझाऊंगा तो मेरा पूरा ध्यान यहां होगा, बिल्कुल मैं डेप्थ में पढ़ाऊंगा, आपको क्लैरिटी से पढ़ाऊंगा, और जब आपसे बात करूंगा तो चैट में आपसे बात भी करता रहूंगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? यस। मैं राजस्थान से हूं मेरे भाई। हम सब वैसे भारतीय, हम सब इंडिया से हैं, हम सब भारतीय हैं दोस्तों, है ना। चलो, क्या बात है, ऑलराइट। बहुत आराम से देखो, मैं आपको समझा रहा हूं, जो चीजें आपने शायद अभी तक क्लैरिटी से नहीं समझी, मैं आपको जानबूझ के टाइम दे रहा हूं ताकि आप ये चीजें समझ लो। अब आपको पता होगा कटायन में पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। अनायन में नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है, यानी कि नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल से ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव पार्टिकल से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां पे पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, बेसिक बात है। अच्छा, आयंस के भी बेटा हमारे पास टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, है ना, नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे आयंस के भी टाइप होते हैं। अब आयंस हमारे पास दो प्रकार के, मोनो एटॉमिक और हमारे पास है पॉली एटॉमिक। मोनो यानी कि क्या होता है? सिंगल, सिंगल, और एटॉमिक का मतलब होता है हमारे पास एटम, और आयन का मतलब हमारे पास क्या होता है? ध्यान से सुनना, ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, तो एक एटम के ऊपर ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज हो तो मोनो एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक, पॉली का मतलब होता है टू और मोर देन टू। एटॉमिक का मतलब होता है हमारे पास एटम, और आयन का मतलब हमारे पास होता है ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं जानबूझ के क्लास 9th की बातें भी आपको रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपकी पूरे साल की जर्नी मेरे साथ आसान रहे। मोनो एटॉमिक आयन यानी कि सिंगल एटम पे ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज हो। पॉली एटॉमिक आयन यानी कि दो या दो से ज्यादा एटम्स के ऊपर ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज हो। एग्जाम्पल के माध्यम से, एक सिंगल एटम है सोडियम, इसके ऊपर चार्ज है 1+, एक सिंगल एटम है क्लोरीन, इसके ऊपर चार्ज है 1-। चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता है। हम यहां पे टाइप्स ऑफ आयंस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं। मोनो एटॉमिक आयन यानी कि सिंगल एटम के ऊपर ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज है। सिंगल एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल एटम पे नेगेटिव चार्ज है। ऐसे सिंगल एटम पे नेगेटिव चार्ज आया, ऐसे ही सिंगल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आया, सिंगल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, एटसेट्रा। अब ये सिंगल एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। मोनो एटॉमिक आयन का मतलब है कि एक सिंगल एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हमारे पास है। देखो ये सिंगल एटम है ना, एक सिंगल एटम है और उसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, चाहे वो कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर हम पॉली एटॉमिक आयंस के एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहां पर इनके एग्जाम्पल्स ये रहे, ये सारे के सारे इनके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्या है? सबसे पहला हमारे पास है अमोनियम NH4 1+। अब आप बोलोगे सुनील भैया अमोनियम आयन जो है पॉली एटॉमिक आयन कैसे है? ध्यान से सुनना बेटा, ये पॉली एटॉमिक आयन कैसे है? पॉली का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा, एटॉमिक का मतलब होता है एटम, और आयन का मतलब होता है ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज। यानी कि दो या दो से ज्यादा एटम के ऊपर जब ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा तो पॉली एटॉमिक आयन होगा, है ना। अब देखो, एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन यानी कि 5 एटम पे 1+ का चार्ज है। 5 एटम पे 1+ का चार्ज है, दो या दो से ज्यादा एटम के ऊपर ओवरऑल इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा तो पॉली एटॉमिक आयन है। बेटा ये देखो, एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन यानी कि 5 एटम पे 1+ का चार्ज है, अमोनियम आयन। ऐसे ही हाइड्रोक्साइड आयन OH1- यानी कि एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, दो एटम्स के ऊपर 1- का चार्ज। ऐसे ही नाइट्रेट, एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, इसके ऊपर 1- का चार्ज। हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक हाइड्रोजन एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, इसके ऊपर 1- का चार्ज। कार्बोनेट, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, इसके ऊपर 2- का चार्ज। यानी मिनिमम दो एटम्स हो या दो से ज्यादा एटम्स हो और उसके ऊपर अगर ओवरऑल चार्ज आएगा तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? पॉली एटॉमिक आयन कहलाएगा।
ऐसे ही सल्फाइड क्या होगा बेटा, एक सल्फर 3 ऑक्सीजन, इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज। सल्फेट एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, उसके ऊपर 2 माइनस चार्ज। फॉस्फेट एक फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन और 3 माइनस चार्ज। एक फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन और 3 माइनस चार्ज, यानी कि टोटल 5 एटम पे ऊपर 3 माइनस चार्ज, 5 एटम पे 2 माइनस चार्ज, 4 एटम पे 2 माइनस चार्ज, 4 एटम पे 2 माइनस चार्ज, 1 2 और 3, यानी कि 3 और 1 4 और 1 5, 5 एटम पे 1 माइनस चार्ज। तो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के ऊपर जब भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आएंगे, उन्हें हम कहेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस। सिंगल एटम के ऊपर चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना भी आए, इसे हम कहेंगे मोनोएटॉमिक आयन। ये बेसिक बेसिक बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, अच्छी तरीके से सारी की सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो एक बार आए भैया लगा दो कि आयंस अब हमें क्लियर हो गया। जितने भी बच्चे यहां पर देख रहे हैं एक बार लिख दीजिए, आयंस हमें क्लियर हो गया। ठीक है, राजस्थान से हो तुम भी, क्या बात है भाई। भैया आपको ठंड लग रही है क्या जो आप जैकेट पहने हो? नहीं मेरे दोस्त, मैं बाहर गया था तो मैं ये येलो टी शर्ट पहन के चला गया था। ठीक है, अब इस पे फिजिक्स वाला का लोगो नहीं है तो जैकेट यहां पड़ी थी तो मैंने जैकेट पहन ली इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है भाई? बहुत बेसिक बेसिक बातें मैंने आपको समझाई है, कामना करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, आपको हर एक बात क्लियर हो रही होगी और बुद्धि में बैठ रही होगी। अब देखो यहां पर कंपाउंड के बारे में हम लोग समझते हैं। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? अब सबसे बड़ा डाउट बच्चों को आता है कंपाउंड में, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस हो ही नहीं सकता सुनील भैया, क्यों? क्योंकि प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, और कंपाउंड में क्या होता है, अलग अलग तरीके के एटम्स होंगे। जैसे H2O में 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स हैं। सुनो, प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जो एक ही प्रकार के या तो एटम से मिलकर बनाओ, एक ही प्रकार के आयन से मिलकर बनाओ, या एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बनाओ। समझ में आया? उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो कंपाउंड के केस में यहां पर ऐसा होगा, या तो एक ही प्रकार के आयन से मिलकर बना होगा या एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, इसीलिए कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है। समझना कैसे? अब देखो, इट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट एज आयंस और मॉलिक्यूल्स। बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि भैया यहां पे तो डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो फिर ये प्योर सब्सटेंस कैसे हुआ? प्योर सब्सटेंस का मतलब है नीचे से लेकर ऊपर तक वो एक ही प्रकार के या तो एटम से मिलकर बना हो, या एक ही प्रकार के आयन से मिलकर बना हो, या एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो। और कंपाउंड्स के केस में ऐसा होता है कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही प्रकार के आयन से या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए वो एक प्योर सब्सटेंस है। तो कंपाउंड इसीलिए प्योर सब्सटेंस है क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक एक ही प्रकार के आयन से या एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। यह बात दिमाग में बिठा लो। अब समझना, जो कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में CaO, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन हो गया। वाटर में H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया। तो कंपाउंड हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बने होंगे, और वो डिफरेंट एलिमेंट्स या तो मेरे दोस्तों आपके मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट कर रहे होंगे, या वो आयंस की तरह एग्जिस्ट कर रहे होंगे। कंपाउंड्स हमेशा डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, और वो डिफरेंट एलिमेंट्स या तो आयंस की तरह एग्जिस्ट कर रहे होंगे, दैट इज कटायन जो जनरली मेटल से बनते हैं, और अनायन जो नॉन मेटल से बनते हैं। यानी कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनता है, और वो एलिमेंट्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं? कटायंस और अनायंस की तरह एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स की तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, आयंस की तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो कंपाउंड सुनील भैया डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स अगर आयंस की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दो तरीके के आयन होंगे, एक कटायन एक अनायन। मेटल्स कटायन बनाएंगे, नॉन मेटल्स अनायन बनाएंगे, और इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग कहेंगे आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। क्या बोलेंगे? आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपाउंड है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर हमारे पास है Na और Cl। ये है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। एक कंपाउंड हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स सोडियम और दूसरा क्लोरीन,
और ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट करता है सोडियम कटायन की तरह, और ये एग्जिस्ट करता है क्लोरीन अनायन की तरह। ये हो जाएगा Na1+ और ये हो जाएगा Cl1-। बिल्कुल बेसिक सी बात आपको समझा रहा हूं, एकदम दिमाग में बैठ जाएगी। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में दो एलिमेंट्स है मेरे पास, है ना। सोडियम क्लोराइड में मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, एक तो मेरे पास है सोडियम और दूसरा मेरे पास है क्लोरीन। अब जब भी हमारे पास कंपाउंड होता है तो वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनता है, और वो एलिमेंट्स या तो एग्जिस्ट कर सकते हैं एज आयंस और एज मॉलिक्यूल्स। अगर वो आयंस की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं तो देखो सोडियम जो है वो सोडियम कटायन बनाएगा और क्लोरीन जो है वो क्लोरीन अनायन बनाएगा, यानी कि क्लोराइड आयन भी बोल सकते हैं, क्लोरीन अनायन, या फिर हम बोल सकते हैं क्लोराइड आयन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोराइड आयन भी बोल सकते हैं। अब देखो ये हमारे पास कहलाता है आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। यहां पे देखो, यहां पे ध्यान से देखोगे ना तो समझ में आएगा। ये देखो, ये हुआ Na1+, ये हुआ Cl1-, ये हुआ Na1+, ये हुआ Cl1-, ये हुआ Na1+, ये हुआ Cl1-, ये हुआ Na1+, ये हुआ Cl1-। तो आप ये बात समझो कि कंपाउंड प्योर सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि वो एक ही प्रकार के आयन से मिलकर बना है, इसीलिए वो एक प्योर सब्सटेंस है। और ये कौन सा कंपाउंड है, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। मेरी बात समझ में आई। तो अगर आपसे किसी ने सवाल पूछा कि भाई कंपाउंड प्योर सब्सटेंस कैसे है, तो आप बोलना प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कोई चीज नीचे से लेकर ऊपर तक अगर एक ही प्रकार के एटम से, आयन से या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है तो प्योर सब्सटेंस है। अब कंपाउंड के केस में क्या होता है, वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जैसे कि यहां पे डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है, और ये डिफरेंट एलिमेंट्स या तो आयंस की तरह एग्जिस्ट करेंगे या मॉलिक्यूल्स की तरह। अब ये जो आयंस है ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही प्रकार के आयंस है, इसीलिए क्या है, क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो भले ही कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने हो, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स आयंस की तरह एग्जिस्ट करते हैं, और ये कंपाउंड नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही प्रकार के आयन से मिलकर बने हैं। दैट इज द रीजन कंपाउंड्स को प्योर सब्सटेंस की तरह क्लासिफाई करते हैं। ठीक है जी सुनील भैया। मजे की बात यहां पर यह है कि ये ज्यादातर मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलकर बने होंगे। याद रखना, ये ज्यादातर मेटल्स और नॉन मेटल से मिलकर बने होंगे। जिस भी कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल आ गया वो आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होगा। अब ज्यादातर, अब देखो, अगर कोई भी कंपाउंड दोनों तरीके से, मतलब कोई भी कंपाउंड ऐसा है जिसमें सारे नॉन मेटल हो, कोई कंपाउंड अगर आप देखें जिसमें जो एलिमेंट्स हैं मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं, तो याद रखिएगा वो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे एज आयंस और वो आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अगर वो सारे के सारे नॉन मेटल हुए, अधातु हुए, उदय वालों, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है जिसके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स है सारे नॉन मेटल हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करेंगे, और यहां पे कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं हेट्रोएटॉमिक, क्योंकि यहां पे इस मॉलिक्यूल्स में एटम्स जो होते हैं वो सारे के सारे डिफरेंट होते हैं, इसीलिए हम इसे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। और जो कंपाउंड बनता है इसे हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। मेरी बात को ध्यान से सुने, कंपाउंड यानी यौगिक डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, यानी डिफरेंट तत्वों से मिलकर बनते हैं। अब ये डिफरेंट एलिमेंट्स या तो आयंस की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं या ये मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं। आयंस की तरह एग्जिस्ट करेंगे तब जब ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स हो, तो मेटल कटायन बना लेगा, नॉन मेटल अनायन बना लेगा, और ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही प्रकार के आयन से मिलकर बने होंगे, इन्हें कहेंगे आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, सारे के सारे उदय वालों बिल्कुल अच्छे से सुनना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अगर ये डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास जो है बेटा ये नॉन मेटल हो गए, ये डिफरेंट एलिमेंट्स अगर नॉन मेटल हो गए तो ये मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करेंगे, और यहां पर इस तरीके के कंपाउंड को हम बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड।
समझने के लिए इस चीज को ऐसे समझो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपाउंड है और कंपाउंड का नाम क्या है, फॉर एग्जाम्पल वाटर। अब ये कॉमन नेम है, एक्चुअल में इसका नाम होता है डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। अब वाटर किससे मिलकर बना है, एक तो हाइड्रोजन से और दूसरा ऑक्सीजन से, ये दोनों एलिमेंट से मिलकर बना है। हमारे पास कंपाउंड है वाटर, वाटर दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है और ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स यहां पर एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, H2O, ये मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं यहां पर लिखूं तो ये हमारे पास क्या हो गया, H2O का मॉलिक्यूल हो गया, ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल हो गया। ऐसे ये भी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, 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 दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया। तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और अगर नीचे से ऊपर तक एक ही प्रकार के आयन से मिलकर बने हैं तो आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। समझ में आया, क्लियर हुआ। सुनील भैया ये मॉलिक्यूल क्यों है, मॉलिक्यूल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा एटम्स जब आपस में जुड़ जाएं तो उस स्पीशी को मॉलिक्यूल कहते हैं। अब वो दो या दो से ज्यादा एटम सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। सेम होंगे तो वो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर वो एटम्स डिफरेंट होंगे तो वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, ये क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। समझ में आया। ये देखो ना, दोनों एटम्स अलग अलग हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा एटम वाली स्पीशी को मॉलिक्यूल कहते हैं। अब वो एटम सेम हो सकते हैं, वो एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं। एटम्स डिफरेंट है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड यानी हेट्रो एटॉमिक। अगर सेम है तो होमो एटॉमिक यानी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हैं। बेसिक बेसिक बातें क्लियर हो रही है। अगर आपसे किसी ने पूछा अरे बताओ कंपाउंड जो है प्योर सब्सटेंस क्यों है, क्यों, क्योंकि वो या तो एक ही प्रकार के आयन से मिलकर बना है या एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, इसीलिए प्योर सब्सटेंस है। समझ में आया जी, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अब देखते कितना क्लियर हुआ है। मैं जानबूझ के एफर्ट लगा रहा हूं ताकि आप लोगों के बेसिक क्लियर हो जाएं, तो आगे का जो मेरा काम है वो बहुत आसान हो जाएगा, मैं आसानी से आगे आपको लेके जा पाऊंगा। 3, 2, 1 स्टार्ट। कैन अ कंपाउंड बी मेड अप ऑफ ओनली मेटल्स, नहीं। जल्दी बताओ विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। तो देखिए अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड है जहां पर जो एलिमेंट्स है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स है तो आयोनिक कंपाउंड हो गया। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जहां पर जो डिफरेंट एलिमेंट्स है सारे नॉन मेटल्स है तो वो मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करेंगे। वो किसकी तरह एग्जिस्ट करेंगे, मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करेंगे। ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मेटल और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल है तो ऑब्वियसली किसकी तरह एग्जिस्ट करेंगे, आयोनिक कंपाउंड है। ये आयंस की तरह एग्जिस्ट करेंगे, आयोनिक कंपाउंड है। ये हमारे पास हो जाएगा मेटल, ये हमारे पास हो जाएगा नॉन मेटल, तो अगेन ये भी हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है। ये हमारे पास हो जाएगा मेटल और ये हमारे पास हो जाएगा नॉन मेटल, तो अगेन ये भी हमारे पास क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। आप समझो, आयोनिक कंपाउंड का मतलब होता है जो हमारे पास कौन सा कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या तो वो मेटल हो और नॉन मेटल हो। तो मेटल्स एग्जिस्ट करेंगे कटायन की तरह, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करेंगे अनायन की तरह। तो ये तो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड हो गया। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड हो जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल हो, नॉन मेटल हो, तो वो हमारे पास कहलाता है कोवेलेंट कंपाउंड। और कोवेलेंट कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करता है, कोवेलेंट कंपाउंड में हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, ये देखो
ये मॉलिक्यूल्स ही तो है। ये पूरा का पूरा कोवेलेंट कंपाउंड जो है, ये पूरा का पूरा किससे मिलकर बना है? मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ये जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है, किससे मिलकर बना है? आयन से मिलकर बना है। तो अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलकर कंपाउंड बन रहा होगा तो मेटल्स एग्जिस्ट करेंगे कटायन की तरह, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करेंगे अनायन की तरह, और वो पूरा आयन से मिलकर बना होगा। लेकिन अगर हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो नॉन मेटल्स होंगे तो दे विल बी एग्जिस्टिंग एज मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। समझ में आया जी? समझ में आया। अब देखो यहां पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों नॉन मेटल है तो दे विल बी कोवेलेंट, दे विल बी फॉर्मिंग कोवेलेंट कंपाउंड, एंड कोवेलेंट कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल्स की तरह। तो करेक्ट आंसर सी है। अरे बाप रे। अभिनव, रुद्र, शिवदास, नयन, अनुराग, स्नेहा, मयंक राज, जिगर, ओ लेजेंड एंड निखिल राज। नयन एंड प्रियंका, भाई बहन दोनों साथ में देख रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। मेरे भाई आप देखो सोडियम हमारे पास क्या है, ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझो। क्लास 9-10 की बात है ये कटायन और ये अनायन बनाएगा। भाई सोडियम हमारे पास मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो कटायंस और अनायंस की तरह एग्जिस्ट करेंगे। आयोनिक कंपाउंड है ना बेटा, ये भी कटायंस और अनायंस की तरह एग्जिस्ट करेंगे, ये कटायंस अनायंस की तरह एग्जिस्ट करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करेंगे ना बेटा। और ये C12H22O11 क्या है? C12H22O11 इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज शुगर, इसे कहते हैं चीनी। समझ में आया जी? समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लिख दो समझ आया, लिख दो एक बार कमेंट में, सारे के सारे पढ़ने वाले बच्चे, और जो नहीं भी पढ़ रहा है लेकिन उसे समझ में आ गया है तो लिख दो समझ आ गया। क्या बात है, ठीक है, क्लियर हो रहा है भाई? देखो आसान है भाई, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, नथिंग इज डिफिकल्ट। ये क्लास 9-10 की बात थी, अगर आपने नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको 9th और 10th की बातें भी यहां पर बता दो, है ना। 10th क्लास में 3rd चैप्टर में था आयनिक कंपाउंड और 4th में था कोवेलेंट कंपाउंड, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रहा है जी? क्लियर हो रहा है, डन है भाई। आ जाओ, गलत हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया मैं आपसे सीखने के लिए आया हूं, अगर मैं गलती करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप गलत करोगे तभी तो सही आएगा ना। गलती करी, अच्छा क्या नहीं करना था? ये नहीं करना था, ये करना था, ये सीखने आए हो तो हमारे अंदर सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कल मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं संडे के दिन में 2 बजे, ठीक है। तो सिलेबस को कवर करना है, इसके लिए आराम से सुबह उठो, अपना खेल कर आओ, अपना रूटीन फॉलो करो, उसके बाद नहा धो के खाना खा के बैठना और 2 बजे क्लास अटेंड करना, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास है मिक्सचर, मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स का अनदर नेम क्या है हमारे पास? इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज मिक्सचर, इम्प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मिक्सचर। अब देखो यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाता हूं। ये मान लो मेरे पास एक कांच का ग्लास है, ये मान लो मेरे पास एक कांच का ग्लास है, इसके अंदर ये मेरे पास क्या है? पानी, इसके अंदर ये मेरे पास क्या है? पानी, ये मेरे पास है वाटर और ये मेरे पास क्या है? वाटर। वाटर मेरे पास क्या होता है? वाटर मेरे पास होता है एक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड होता है? कोवेलेंट कंपाउंड होता है। ध्यान से सुनना और समझना, यहां पे मैंने क्या किया? यहां पे मैंने शुगर डाली, शुगर, और यहां पर भी मैंने शुगर डाली, ठीक है, शुगर। ये क्या है हमारे पास? शुगर है। ये क्या है हमारे पास? शुगर है, ठीक। शुगर का मतलब पता है क्या होता है? शुगर C12H22O11, ये हमारे पास कंपाउंड ही होता है। अब ध्यान से पूरा फोकस स्मार्ट बोर्ड के ऊपर लगाएंगे और समझेंगे। मेरे पास एक ग्लास है, उसके अंदर मैंने लिया पानी, मेरे पास एक और ग्लास है, मैंने उसके अंदर लिया पानी। पानी मेरे पास क्या है? पानी मेरे पास होता है एक कंपाउंड। इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली, इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाली। चीनी मेरे पास क्या होता है? कंपाउंड। तो मैंने यहां पर क्या किया? 2 कंपाउंड्स को आपस में मिक्स कर दिया, मिश्रण बना दिया। अब बच्चों का पहला डाउट ये होता है, सुनील भैया क्या ये चीनी पानी से रिएक्ट करेगी? नहीं, ये रिएक्ट नहीं करेगी। चीनी जो है पानी के अंदर प्रेजेंट गैप्स के बीच में जाके बैठ जाएगी और ये दोनों सिर्फ साथ में प्रेजेंट है, साथ में बैठे हैं, साथ में मिक्स हो गए हैं, तो इसे हम कहेंगे एक मिक्सचर, या हिंदी में कहते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण। तो इसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाली, इसमें आपने 2 चम्मच चीनी डाली, दोनों ही मिक्सचर कहलाएंगे, दोनों ही मिश्रण कहलाएंगे।
तो यहीं से मिश्रण की एक डेफिनेशन हमारे पास आती है। अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस। क्या ये दोनों प्योर सब्सटेंसेस मिक्स हो रहे थे? ये दोनों प्योर सब्सटेंसेस जो मिक्स हो रहे हैं, क्या इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं तो ये प्योर सब्सटेंस है? हाँ, ये दोनों प्योर सब्सटेंस है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, एक और देता हूं। ये मैंने एक प्लेट ली और इस प्लेट के अंदर यहां पर मेरे पास एक मिक्सचर है। ये मिक्सचर किस चीज का आपको पता है? ये मिक्सचर किस चीज का है पता है आपको? ये मिक्सचर किस चीज का है पता है आपको? किस चीज का मिक्सचर है ये? सुनील भैया किस चीज का मिक्सचर है? यह मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग्स यानी पाउडर्ड लोहा, आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। क्या बोला मैंने? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यहां पर मेरे पास दो प्रकार के मिक्सचर है। इस वाले मिक्सचर में मेरे पास क्या पीले कलर का सल्फर का पाउडर है और उसके अंदर लोहे का जो पाउडर होता है ना, आयरन फाइलिंग्स, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तो यह भी एक मिश्रण बन गया। यहां पर मैंने चीनी और पानी को मिक्स कर दिया, यह भी एक मिश्रण हो गया। अब अगर आप यहां पे दिमाग लगाएंगे तो यह कंपाउंड है और यह कंपाउंड है, यहां पर यह एलिमेंट है और यह एलिमेंट है। तो यहां पर अगर आप देखोगे आप डेफिनेशन को तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि यहां पर ये दोनों को जब हमने मिक्स किया तो क्या था? ये दोनों के दोनों प्योर सब्सटेंसेस थे ना, एलिमेंट्स को हमने मिक्स किया। यहां पर हमने किस चीज को मिक्स किया? दोनों के दोनों प्योर सब्सटेंसेस यानी कंपाउंड्स को मिक्स किया। हम एलिमेंट और कंपाउंड को भी मिक्स कर सकते हैं। तो मिश्रण का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को हमने आपस में मिक्स कर दिया है। क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है। किसी भी प्रपोर्शन बाय मास में, कोई ऐसा फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता है, किसी भी प्रपोर्शन बाय मास में अगर हमने मिक्स कर दिया है तो दैट इज कॉल्ड एज अ मिक्सचर। अब मान लो यहां पर मेरे पास पानी था 100 मिलीलीटर, इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, मिक्सचर बन गया। 100 मिलीलीटर पानी में 2 चम्मच चीनी डाल दी, तब भी मिक्सचर बन गया। तो हमने यहां पर क्या किया? दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर दिया है तो मिक्सचर बन गया है। दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर दिया है तो मिक्सचर बन गया है। अब मिक्सचर का कभी भी कोई फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। आप मुझे बताओ इस चीज का कभी फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है? इसमें 1 चम्मच चीनी है, इसमें 2 चम्मच चीनी है, तो शुगर बोल रहा हूं, शुगर सॉल्यूशन, जो हमारे पास शुगर सॉल्यूशन होता है, ये भी हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, ये भी हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है। तो ये दोनों के दोनों ही हमारे पास ये शुगर, क्या हो रहा है भाई मेरे प्रोनाउंसिएशन को, क्या हो गया? सुगर हो रहा है, शुगर शुगर सॉल्यूशन जो हमारे पास है, ये दोनों ही हमारे पास शुगर भाई क्या हो गया यार? पानी पियो पानी भाई, शुगर हो गया, शुगर ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे पास क्या है? मिक्सचर्स है। अब ये दोनों हमारे पास जो मिक्सचर्स हैं, क्या इनका कोई फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है? अरे भाई इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, इसका अलग होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है? चीनी की मात्रा ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो दोनों का अलग अलग होगा। तो हमेशा याद रखिए, मिक्सचर यानी कि जो हमारे पास मिश्रण होता है वो कब बनता है? जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो जाए। सुगर ऐसे हो गया, सुगर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? बेसिकली मिक्सचर हो जाता है। अब मिक्सचर हमारे पास दो प्रकार के, एक हमारे पास होमोजीनियस है और एक हमारे पास हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस सजातीय मिश्रण, हेट्रोजीनियस विजातीय मिश्रण, सजातीय और विजातीय मिश्रण। अब बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, चीनी के अंदर क्या कर दिया, मतलब पानी के अंदर चीनी डाल दी, तो मान लीजिए ये मेरे पास क्या है? वाटर के पार्टिकल्स है। लेट सपोज ये मेरे पास वाटर के पार्टिकल्स है, और ये लाल वाले किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? शुगर के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? ठीक है, क्लियर है जी? क्लियर है एक लिख रहा है स्नूकर, स्नूकर नहीं भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस यस यस, अरे भाई ये देखो, एक बच्चा क्या कह रहा है? सर इट इज नॉट सुगर, है ना, इट इज सुगर। भाई ई नहीं है, ए है, शुगर। ये ऐसे होता है शुगर,
अरे मेरे से गलती क्या हो गई प्रोनाउंसिएशन में राजा, सारे के सारे अंग्रेजी के एकदम एक से एक ताबड़तोड़ टावर आ गए, अंग्रेजी ज्ञान दे रहे हैं। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा लगा। कौन मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा? कोई नहीं, फोकस करो बेटा इधर, ठीक है। हाँ शुगर आ जाओ, इधर फोकस करो। देखो बेटा, अब अगर मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक, आपने करवा चौथ पे देखा, आपकी मम्मी ने करवा चौथ का जब व्रत रखा होगा तो उसके अंदर ना करवा होता है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, पानी होता है और चीनी होता है और इन दोनों चीजों का मिश्रण होता है। कभी देखा है मम्मी ने ना करवा चौथ का व्रत रखा होगा तो ऐसे छोटा सा करवा होता है दोस्तों, और उसके अंदर पानी होता है और चीनी होती है ना, और व्रत तोड़ने के बाद क्या है, वही जल जो है वो जो उसके अंदर अमृत होता है, एक तरीके से मीठा जल होता है, उसको पिलाया जाता है ना, व्रत तोड़ने के लिए। अब अगर कभी आपने उसको टेस्ट किया हो तो चाहे आप उसको ऊपर से टेस्ट करो, चाहे बीच में से करो, चाहे उसको आप नीचे से टेस्ट करो, वो मीठा ही लगता है ना। तो पानी और चीनी, जैसे मान लीजिए मैं एक ग्लास पानी लेता हूं, उसके अंदर चीनी लेके मिक्स करता हूं, तो भले मैं ऊपर से टेस्ट करूं, बीच में से टेस्ट करूं, नीचे से टेस्ट करूं, वो मीठा ही है ना। क्यों? क्योंकि चीनी और पानी ऊपर से लेकर नीचे तक एक समान तरीके से घुल चुके हैं। चीनी और पानी ऊपर से लेकर नीचे तक एक समान तरीके से घुल चुके हैं, एक समान तरीके से प्रेजेंट है, तो इसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिक्सचर। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? एक समान कॉम्पोजिशन, एक समान कॉम्पोजिशन। आप देख रहे हो जैसे चीनी और पानी को अगर हमने यहां पर मिक्स किया है तो ऊपर से लेकर नीचे तक चीनी और पानी एक तरीके से प्रेजेंट है ना। देखो एक समान तरीके से प्रेजेंट है चीनी और पानी ऊपर से लेकर नीचे तक। ऐसा तो नहीं ऊपर से टेस्ट करूंगा तो फीका है, बीच में से मीठा है, नीचे से मीठा ना। ऊपर से लेकर नीचे तक चीनी और पानी एक समान तरीके से साथ में प्रेजेंट है, एक समान तरीके से मिक्स हो गए हैं, तो इसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अब दे एग्जिस्ट इन सिंगल फेज। सिंगल फेज का मतलब होता है कि सिंगल रीजन, सिंगल रीजन, एक ही रीजन इन्होंने यहां पर क्रिएट करा है। ये देखो एक ही रीजन है, जहां पर भी आप जाओगे चीनी पानी चीनी पानी चीनी पानी चीनी पानी चीनी पानी चीनी पानी चीनी पानी। उसके बाद यहां पर देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि यहां पर पानी और चीनी इतने बेहतरीन तरीके से घुल गए हैं कि आप ये देखकर नहीं बता सकते कि पानी कहां है और चीनी कहां है, मतलब उन दोनों को सेपरेटली नहीं बता सकते कि चीनी एरी पानी एरी, बेहतरीन तरीके से घुल जाते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस, जैसे कि चीनी और पानी हमने लिया प्योर सब्सटेंसेस, इनको हम मिक्स कर दें तो ये एकदम बेहतरीन तरीके से घुल जाएंगे कि ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा जो ये पानी है मीठा हो चुका है, इतना बेहतरीन तरीके से घुल गए हैं। सिर्फ एक सिंगल रीजन है यहां पर जो कि पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक चीनी और पानी का है। साथ ही साथ यहां पर कोई विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं कि हम देख के बताओ अरे ये चीनी ये रहा पानी, ना ना, पूरा एकदम ऐसे लगेगा जैसे पानी ही है, लेकिन एक्चुअल में चीनी उसमें प्रेजेंट होगी, आप देख के नहीं बता सकते चीनी वहां पर अंदर कहां है क्योंकि घुल चुकी है। तो ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं, मैं पानी के अंदर क्या डालता हूं, तेल को डाल देता हूं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास वाटर है, इसमें तेल डाल देता हूं तो तेल ऊपर अटक जाएगा, है ना। तेल पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं करता है। अब दोनों डिसॉल्व नहीं करेंगे, एक दूसरे के अंदर घुलेंगे नहीं, तो जिसकी डेंसिटी घनत्व कम है वो ऊपर रहेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा नीचे रहेगा। तो तेल की डेंसिटी कम है ऊपर, पानी की डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे, और ये मास डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी नहीं है। तो मेरे दोस्त जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर की तरफ तैरेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहां पे ऊपर तेल और नीचे हमारे पास हो जाएगा पानी। अब ये हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास होगा। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक एक समान कॉम्पोजिशन नहीं है। ये देखो यहां पे तेल है और यहां पे सिर्फ पानी है, एक समान तरीके से घुले नहीं है। ये दोनों साथ में प्रेजेंट है लेकिन तेल ऊपर ज्यादा है और पानी नीचे ज्यादा है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। दे एग्जिस्ट इन मोर देन वन फेस, यानी कि एक से ज्यादा रीजन में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो रीजन है ये तेल का है, ये जो रीजन है वो पानी का है। दो सेपरेट रीजन बना दिए, दो सेपरेट इलाके बना दिए इन्होंने। मैंने तेल और पानी को मिक्स किया, तेल ने अपना इलाका बना दिया, पानी ने अपना इलाका बना दिया। साथ ही साथ देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि हम आंखों से देख के बता सकते हैं कि देखो देयर इज अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, यहां पर तेल है और यहां पर पानी है। तो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है क्या भाई, ये विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है, इधर तेल इधर पानी दिख रहा है। देयर इज अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ये देखो ये रहा है तेल और ये रहा है पानी, तो देयर इज अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन।
दिख रहा है कि भैया यहां पे तेल है और यहां पे पानी है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, विद सम एक्सेप्शंस, विद सम एक्सेप्शंस। और वो एक्सेप्शंस है कोलॉइड्स के, जो आपने क्लास 9th में पढ़े हैं, बट इतना आपके लिए काफी है। तो दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स हमारे पास क्या होते हैं, जिनमें एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करेंगे तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक समान कॉम्पोजिशन में हमारे पास आ जाएंगे, एक सिंगल रीजन या सिंगल फेस में एग्जिस्ट करते हैं, और कोई विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इन कॉम्पोनेंट्स के बीच में नहीं होगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में, जैसे कि मैंने तेल और पानी को मिक्स किया, दो सेपरेट रीजन्स बना दिए इन्होंने, हमें विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिख रही है, दो सेपरेट रीजन्स दिख रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन दिख रही है, तेल ऊपर ज्यादा है, पानी नीचे की तरफ ज्यादा है। तो दो प्रकार के हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं, मिश्रण होते हैं, जो आपको समझने थे। तो ये हमारे पास है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैं कामना करता हूं आपको ये वाला जो चार्ट है अच्छे से क्लियर हो गया होगा सभी को, ये वाला चार्ट। आई होप नाउ दिस चार्ट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि दो तरीके के हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट और कंपाउंड, ये सारे हमने अब कवर कर लिए हैं। तो अगर यहां तक सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार आए भैया लगाने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे आए भैया लिखने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अब आपको यहां तक सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। क्लियर है? अब अगर आपको कोई बोले आयन क्या है, तो भैया तुमको पता आयन क्या है, कटायन क्या, अनायन क्या, भैया डांस करके दिखा देना कि कटायन क्या, अनायन क्या। भाई साहब अब तो हमको आता है। मॉलिक्यूल क्या हमको पता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या, ये भी हमको पता है। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, ये भी हमको पता है। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस क्या, ये भी हमको पता है। अब हमें सब कुछ पता है, हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट है। लास्ट लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा तो जरूर से देखना, फिर इसको देखना। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको केमिस्ट्री के छोटे छोटे टर्म्स इतने बेहतरीन तरीके से क्लियर भी होंगे, आप कहोगे मजा आ गया, है ना। क्या बात है आदित्य, साक्षी, दक्ष, संजी, संजय कुमार, मनस, दिव्या, उर्वी, आदर्श, मनीष, तमन्ना, अर्पित, नैतिक, श्रेयांश, क्या बात है, प्रशांत, मोहम्मद फैजान, अरीबा खान, गौरिका, अमृता, श्रीहान, प्रसिद्धि, सारे मेरे प्यारे छोटे भाई बहन बड़े खुश हैं, मजा आ रहा है सभी को, क्या बात है। ये कौन है, माही 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 माही, क्या बेटा तुम गाना गाने लगे क्या, क्या नाम है तुम्हारा, अर्पित? क्या हो गया भाई, अर्पित भाई क्या हो गया, अर्पित, वाह यार, तुम्हारा नाम तो केमिकल सिंबल से लिख सकते हैं हम। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, चले आगे, चलो। वैसे अर्पित, आर्गन, फास्फोरस, आयोडीन, टी से अकेला अटक रहा है, टी से अकेला अटक रहा है, तो तुम्हारा नाम अर्पिता कर देंगे, अर्पिती। देखो, आर्गन, फास्फोरस, आयोडीन, टेल्यूरियम, तुम्हारा नाम अर्पिती कर देते हैं, अर्पिती। तो केमिस्ट्री से लिख पाएंगे ना, हम इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा, आर्गन, फास्फोरस, आयोडीन और टेल्यूरियम से मिलकर बना है हमारा अर्पिती। अर्पिती बेटा पढ़ लो बेटा, हाँ पढ़ लो मेरे राजा, है ना। माही 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 मत लिखो बेटा। इंट्रोडक्शन टू फिजिकल क्वांटिटीज, आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, क्लियर, ऑल राइट। अदिति क्या हो गया बेटा, क्या हुआ बेटा, पढ़ाई करें, तृप्ति तुम्हारा नाम भी लिखे। हाँ अर्पिति सही लग रहा है, क्या बात है, चलो चालू करते हैं आगे। अब देखो मैं बहुत बेसिक से उठाऊंगा तो बहुत ध्यान से सुनना, तुम कहोगे कि भैया अब हमें केमिस्ट्री फील हो रही है, बहुत बेसिक से उठाऊंगा। देखो बेटा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं जाएंगे, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी को समझेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है भौतिक गुण। क्या होता है इसका मतलब, भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है भौतिक गुण। जैसे मेरे भौतिक गुण क्या है, मान लीजिए जो मेरा बायोडाटा बना होगा शादी के लिए, तो मेरे भौतिक गुण उसमें क्या लिखे होंगे कि सुनील जी जो है उनका रंग गेहुआ है, ये मेरे भौतिक प्रॉपर्टी हो गई। मेरा जो वजन है 70 किलोग्राम है,
तो पहले तो किसी ने विश्वास नहीं होगा, 70 किलोग्राम, ये तो कुपोषित सा लग रहा है, पर बोन डेंसिटी ज्यादा अंकल जी, 70 किलोग्राम का हूं मैं। हाइट कितनी है? 5 फीट 11 इंच की हाइट है। तो ये सब क्या है? ये मेरे भौतिक गुण है ना, कि 5 फीट 11 इंच की हाइट है, 70 किलोग्राम वजन है, व्हीटिश कलर है, ये सारी मेरी भौतिक प्रॉपर्टीज है। अब इसमें से आप किसको नाप सकते हो? मेरे रंग को, मेरी हाइट को, मेरे वेट को, है ना? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी दो तरीके की है, एक ऐसी जिनको आप नाप सकते हो, एक ऐसी जिनको आप नाप नहीं सकते हो। तो जिनको नाप नहीं सकते हो उनको सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो ध्यान से समझना, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, यानी भौतिक गुण दो प्रकार के होते हैं। पहले जो आप नाप सकते हो, और दूसरे जिनको आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो। भौतिक गुण हमारे पास दो प्रकार के हैं। जैसे मेरे भौतिक गुण क्या है? मेरा गेहुआ रंग है, मेरी हाइट 5 फीट 11 इंच है, वजन 70 किलोग्राम है। तो आपने मेरे वजन को नाप लिया, आपने मेरी हाइट को नापा, लेकिन मेरे रंग को थोड़ी नापोगे। गेहुआ कितना गेहुआ, इतना गेहुआ कि इतना गेहुआ? नहीं, सिंपल गेहुआ रंग है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जिनको या तो हम नाप सकते हैं, जिनको या तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना? और जब भी आप इनको नाप रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप जिस भी चीज को, मतलब जैसे आप मान लीजिए मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज को या तो मेजर कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, तो मेरे को कोई चेंज नहीं किया ना आपने। मेरे में थोड़ी कोई परिवर्तन है कि मैं मशीन पे चढ़ा तो मेरा वजन नापा तो हाँ भाई सुनील भैया की एक टांग कम हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ। तो जब भी हम यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर या ऑब्जर्व करते हैं, तो जिस भी चीज में मेजर या ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। आपको समझ में आया? फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण वो होते हैं जिन्हें या तो हम नाप सकते हैं या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? परसीव्ड, परसीव्ड फ्रॉम सेंसेस, यानी कि हम अपने इंद्रियों से उन्हें महसूस कर सकते हैं। हम अपनी इंद्रियों से उसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, नाप नहीं सकते। जैसे इन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मेरा जो रंग है ना, ऐसे ही मेटल्स के अंदर जो लश्यर होता है, मेटालिक लश्यर होता है, धात्विक चमक जिसको बोलते हैं, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, सेंसेस से महसूस कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी चीज का रंग, है ना, मेटल्स के अंदर जो लश्यर होता है, मेटालिक लश्यर होता है, वो ये सब चीजें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिन्हें हम लोग नाप सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट, टेम्परेचर, ऐसी चीजें, ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जिन्हें हम नाप सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इनको ऑल्सो नोन एज, दीज आर ऑल्सो नोन एज, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसी को ही फिजिकल क्वांटिटी हम बोलते हैं। समझ में आया? तो ये पूरा पैटर्न आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण दो प्रकार के होते हैं। पहले जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, दूसरे जिन्हें हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, नाप नहीं सकते। जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन जिन्हें हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं। अब एक छोटा सा क्विज खेलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे के सारे उदय वाले बच्चे मेरे साथ एक क्विज खेलेंगे। ठीक है? अपन एक बढ़िया सा क्विज खेलते हैं, देखते हैं कि हम लोग कितना इसको समझ पाए। तो मान लीजिए मेरा व्हीटिश बॉडी कॉम्प्लेक्शन है, बॉडी का कॉम्प्लेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है, बट मान लीजिए व्हीटिश बॉडी कॉम्प्लेक्शन है, गेहुआ मेरी बॉडी का रंग है। तो ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? यानी कि आप मेरी बॉडी का जो कलर है उसको आप नाप सकते हो या सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो। केमिस्ट्री में फिजिक्स नहीं है बेटा, ये साइंस का हिस्सा है। बहुत सारे बच्चों को लगता है फिजिक्स का हिस्सा है, आप इनको ऐसे मत पढ़ो, ये सब के सब साइंस के हिस्से हैं। साइंस एक इंटरकनेक्टेड डिसिप्लिन है, जिसमें यहां पर केमिस्ट्री में भी यूज आएगा, फिजिक्स में, बायो में, सब जगह यूज आएगा ये, है ना? तो ये क्या है? क्वालिटेटिव है ना। आप ये थोड़ी बोलोगे अरे सुनील भैया गेहुआ रंग है, कितना गेहुआ? गेहुआ तो गेहुआ होता है, कितना गेहुआ क्या होता है? ज्यादा गेहुआ नहीं, नहीं बीच वाला गेहुआ नहीं, नीचे वाला गेहुआ। क्या मतलब है इसका? गेहुआ रंग है मतलब गेहूं जैसा है, बात खत्म। इसको आप माप नहीं सकते, क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी है। सुनील भैया हाइट इज 5 फीट 11 इंचेस, आप नाप के बता रहे हो ना कितना लंबा है लड़का?
अरे लड़का जो है पेड़ जितना है, अरे कितना पेड़ जितना, कौन से पेड़ जितना, आम के पेड़ जितना है या बनाना केले के पेड़ जितना है, क्या है, कौन से पेड़ जितना है? और लड़का तो पेड़ के जितना बड़ा है। अरे कौन से पेड़ जितना, आम के पेड़ जितना लंबा है? कौन से पेड़ जितना बड़ा है? तो फिर हमने नापा ना इसको, भाई जो हाइट है उसकी 5 फीट 11 इंच है, तो क्या है, नापा, क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी है भाई साहब, यानी कि हाइट एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, नाप लिया ना आपने मेरे को, तो ये क्या हो गया, ये ही फिजिकल क्वांटिटी है, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, नाप दिया आपने। उसके बाद हसमुख लाल लव्स कृतिका। हसमुख लाल देखो बेटा, इसको प्यार मोहब्बत हो रहा है, और प्यार मोहब्बत होना काफी ज्यादा डेंजरस होता है। जैसे आपके सुनील भैया भी क्या क्लास 11वीं में जब आए, कक्षा 11वीं में, तो मेरे दोस्तों मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, जरूरी है अपने एक्सपीरियंसेस आपको सिखाना, व्यवहारिक ज्ञान मुझे लगता है इस ज्ञान से ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो 10वीं क्लास में अपन बोर्ड में टॉपर बन गए, अखबार में फोटो आ गई, तो भैया एक टशन आ गया कि ओहो अपन ही है जो है भैया टॉपर बन गए, टॉपर, अखबार में फोटो आ रही है भैया, रिश्तेदार मिठाई खिला रहे, पड़ोसी मिठाई खिला रहे, जो कॉलर ऊपर हो गया ऐसे, नया नया ऐसा हार्मोनल रश भी आता है, तो कॉलर ऊपर करके चलते हैं ना ऐसे, हाँ, तो वो अपने अंदर आ गया, क्लास के मॉनिटर बन गए कक्षा 11वीं में। और कक्षा 11वीं में सुनील भैया थोड़ा सा पथ से भटक गए, रिलेशनशिप नाम की एक चीज आ गई सुनील भैया के जीवन में, क्योंकि 10वीं में अच्छे नंबर आ गए, कॉन्फिडेंस क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, ऊपर से हार्मोनल रश था, जो कॉलर ऊपर हो गए भाई साहब, अपन ही है जो है भैया यार, अपन ही है जो है, जो कॉलर ऊपर हो गए भैया। और फेसबुक का एक चलता था तब पहले, फेसबुक मैसेंजर, उस पर अपन चैट नहीं चैटे कर रहे थे, एक होता है चैट करना, अपन चैटे कर रहे थे, चैटे, तो अपन को एक सुंदर कन्या से अटैचमेंट हो गई। अच्छा वो रिलेशनशिप में भी अपन आते नहीं, पर क्या है ना, अपने बड़े भैया रिलेशनशिप में थे किसी के साथ, तो मैंने देख लिया उनको बात करते हुए, तो अपन ने उनको कह दिया कि भैया पापा को बता दूंगा, तो उन्होंने अपन को एक बात कह दी जो ईगो पे लग गई बात, बड़े भैया ने एक ऐसी बात कह दी जो भाई मेरे ईगो पे लग गई, उन्होंने कह दिया हाँ जो पटा नहीं पाता ना वो ऐसी हरकतें करता है, जाके बता दे, तेरे से दूसरों की खुशी सहन नहीं होती। वो बात मेरे ईगो पे लग गई, मैंने कहा यार इन्होंने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया यार, भैया ने बोल दिया कि तू कोई लड़की नहीं, मतलब तुम रिलेशनशिप में आ ही नहीं सकते कभी, तुम्हें दम ही नहीं है, तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, मूर्ख हो तुम। अपने को बात यहां और यहां लग गई, अपन ने बोला कि अब तो अपन रिलेशनशिप में आएंगे, अब अपन रिलेशनशिप में आएंगे भैया, नाउ सुनील भैया विल बी इन अ रिलेशनशिप। फिर हम फेसबुक मैसेंजर पे चैट नहीं चैटे करने लगे, और वो चैटे करने के बाद आपके भैया रिलेशनशिप में आ गए। पर वो डिसीजन उस समय के हिसाब से बहुत गलत था, गलत इसीलिए था मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस उम्र में सही और गलत का पता नहीं होता, तो मैं अपना मूल्यवान जो समय था उसको व्यर्थ कर रहा था। 11th वेस्ट हो गई, 12th में सीरियस हुआ तो जेई क्लियर हुआ, मुझे लगता है मेरा स्कोर बहुत बेहतरीन हो सकता था अगर मैं 11th में ही सीरियस हो जाता। अरे नहीं 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 नहीं, शौर्या मैम नहीं थी तब जीवन में, वो कोई दूसरी कन्या थी, शौर्या मैम को तो सब पता है, शौर्या मैम नहीं थी, ठीक है ना। वो वैसा वाला रिलेशनशिप नहीं था जो सीरियस वाला होता है, वो तो बस किसी को प्रूव करने वाला रिलेशनशिप था। और मुझे ऐसा लगता था मैं पढ़ने वाला हूं, सामने वाली कन्या पढ़ने वाली है तो पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा टाइम मैनेजमेंट खराब हो गया था, मैं उसमें लड़की को ब्लेम नहीं कर रहा, गलती तो मेरी है ना, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, लड़की मैनेज कर पा रही थी, है ना। हाँ, और मैं दोस्तों देखो सत्य पे बात करता हूं, सत्य जो है, झूठ ढोंग असत्य, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हुआ ये मेरे दोस्तों, 11वीं कक्षा में सुनील भैया थोड़ा सा पथ से भटक गए, और नहीं भटकना चाहिए था, इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम भटकने की कोशिश करोगे, और तुम भटकोगे कैसे, क्योंकि तुम्हारे हार्मोन्स तुमको भटकाएंगे और तुमको लगेगा कि ये तो सही हो रहा है, जो हो रहा है ये सही हो रहा है मेरे साथ, लेकिन ये गलती है तुम्हारी। मेरे साथ क्या गलती हुई कि सुंदर कन्या तो सही कर रही थी, मैं गलती में था। हम लोग कोचिंग से फ्री होते थे शाम को 7 बजे, कोचिंग से फ्री होते थे, अब 7 से लेकर 9 बजे तक मैं गाड़ी लेके घूमता रहता था। अब भाई पापा ऐसे तो गाड़ी देते नहीं है, ट्यूशन के लिए गाड़ी देते हैं तो गाड़ी रबड़ाओ, शहर को नापते थे। अच्छा वो सुंदर कन्या 7 बजे घर चली जाती थी और 7 बजे जाके रिवीजन करती थी 9 बजे तक, समझ में आया। वो 2 घंटे रिवीजन कर रही है और मैं 2 घंटे रबड़ रहा हूं गाड़ी लेके।
अभी मैं 9 बजे घर पहुंचता हूं तो मैं चैटिंग करना स्टार्ट कर दी मैंने। मैं क्या कर रहा हूं, मैं चैट नहीं, मैं बहुत सारी चैटें कर रहा हूं। तो हुआ यह कि भैया नंबर क्या है, 20 में से 20 लाने वाला छोरा 20 में से 11 नंबर ला रहा है। मेरे बाबूजी कह रहे हैं तो उल्टा जा रहा है जीवन में। लोग ट्यूशन जाते हैं तो मार्क्स बढ़ते हैं, ये ट्यूशन नहीं जा रहा था तो टॉपर था, ट्यूशन जाने लगा तो नंबर घटने लगे। तो अपन को लगा यार अपन सही में जीवन में कुछ गलत कर रहे हैं। तो यही चीज आपको समझा रहा हूं कि ये मत करो। अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर इनटू रिलेशनशिप्स। आपका हार्मोनल चेंजेस होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, यही है जीवन भैया, चैट करने दो, मजा आ रहा है। ये चैट करना तुमको जिंदगी में बहुत भारी पड़ेगा, ठीक है। अभी थोड़ा करियर बना लो, उसके बाद ये सब चीजें करना। तो मैंने जब 11th में झटका खाया, मैंने कहा भैया अब नहीं करना अपने को। अभी फिर करियर बना लिया, जॉब में आ गए, तो उसके बाद फिर प्रेम और रिलेशनशिप और विवाह इसमें पड़े, है ना। तो आप अपनी स्टोरी को मेरे से अभी कंपेयर मत करना कि अरे भैया आपने भी तो प्रेम विवाह किया। अरे कब किया वो भी तो देख बेटा, 27-28 साल की उम्र में किया। तुम्हारी उम्र कितनी है, 17-18 है। तो अभी 10 साल के बाद ये बातें सोचना जब करियर में कुछ कर जाओ, समझे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तो बड़े भाई का कर्तव्य क्या है, तुमको सही और गलत भी तो सिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम तो पद से भ्रष्ट हो जाओगे। समझ गए। हाँ चलो आ जाओ आगे चलो। हसमुख लाल लव्स कृतिका, कैन दिस बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड। अब देखो हसमुख लाल कृतिका से प्यार करता है, क्या आप इसको नाप सकते हैं या क्या आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा आप दोनों ही बातें नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे नहीं कर सकते, हम तो प्यार को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सभी बच्चों को झटका लगा ना जब मेरा प्रेम विवाह हुआ ऐश्वर्या मैम से, आप ऑब्जर्व कर पाए थे क्या। जब मेरा प्रेम विवाह हो गया उसके बाद पता लगा ना कि प्रेम था, उससे पहले पता लगा नहीं ना, ऑब्जर्व कर पाए नहीं ना। तो जरूरी नहीं है कि प्यार को आप ऑब्जर्व कर पाओ, है ना। और माप तो सकते ही नहीं हो, कितना प्यार करते हो, कितना करोगे प्यार, इतना 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 कितना। तो याद रखिए ये जो प्यार है यानी कि जो फीलिंग्स हमारे पास होती है, जो भी हमारे पास फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स जैसे कि हमारे पास है लव, हेट, एंगर, कुछ भी एटसेट्रा, कुछ भी मेरे दोस्तों, कोई भी अगर आपके अंदर भावना है, फीलिंग्स है, तो ये जो भावनाएं या फिर जो फीलिंग्स होती है ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, या आप कह सकते हैं नॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज। या आप सीधे सीधे कह दीजिए दीज आर नॉट कंसीडर्ड टू बी दी फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, या नॉट कंसीडर्ड टू बी फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉट कंसीडर्ड टू बी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि ये कभी भी फिजिकल प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं हो सकती। नॉट कंसीडर्ड टू बी दी फिजिकल प्रॉपर्टी, कभी भी ये फिजिकल प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं हो सकती। ना तो आप मेजर कर सकते हो ना आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अब फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास होती है उसके अंदर बेसिकली दो चीजें होती है। कोई भी जो आप फिजिकल क्वांटिटी है यानी कि आप ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो जिसको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो, उसे आप फिजिकल क्वांटिटी कहते हो। इसके दो हिस्से होते हैं। दो हिस्से क्या होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी यूनिट। दो चीजें होती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने बोला कि आज सुनील भैया कितना भागे, आज सुनील भैया कितना भागे, तो डे 1 पे सुनील भैया कितना भागे, 8 किलोमीटर भागे। 8 इंटू 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर भागा। मैं डे 1 पे कितना भागा, मैं डे 1 पे भागा 8 किलोमीटर। मैं डे 2 पे कितना भागता हूं, मैं डे 2 पे भागता हूं 16 इंटू 1 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि मैं पहले दिन कितना भागा, 8 किलोमीटर भागा, तो पहला तो है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी हमारे पास है यूनिट। पहला है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी हमारे पास क्या है, यूनिट। अब यूनिट हमारे पास क्या होती है, यूनिट क्या होती है, यूनिट हमारे पास होती है इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि हमने क्या कर दिया है, एक रेफरेंस यहां पर सेट कर दिया है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 1 किलोमीटर होगी। इतना जो डिस्टेंस है
मान लीजिए हमने एक स्टैंडर्ड लेंथ बना दिया कि ये जो डिस्टेंस हमारे पास है, ये जो लेंथ हमारे पास है, ये 1 किलोमीटर है। अब इससे कितना ज्यादा आप भागते हो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे ही आप 1 किलोमीटर मान लीजिए इतनी लेंथ है, आप इससे 8 गुना ज्यादा भागे तो आप कितना भागे, 8 किलोमीटर भागे। तो ये जो 1 किलोमीटर यहां पर है, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट। ये हमने एक स्टैंडर्ड लेंथ बना दी है। समझ में आया? जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बताता हूं, एक एग्जांपल बनाता हूं, एक यूनिट बनाते हैं। ये जो मेरा हाथ है, ये जो मेरा हाथ है, ये देखो, ये मेरा हाथ है, यहां पे ध्यान से देखना। ये मेरा हाथ जो है यहां से यहां तक है, इसको देखना 1 सुनील मीटर। एक मैंने अपनी यूनिट बना दी। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो लेंथ है इसको मैंने बोल दिया 1 सुनील मीटर, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मैंने बना दिया, इसको मैं बोलता हूं यूनिट, यानी कि इतनी जो लेंथ होगी वो 1 सुनील मीटर होगी। अब बोर्ड को मेजर करते हैं, देखो 1 सुनील मीटर, 2 सुनील मीटर, 3 सुनील मीटर, 4 सुनील मीटर, 5, 6, 7, 8। लेंथ ऑफ बोर्ड 8 सुनील मीटर। समझ में आया? लेंथ ऑफ बोर्ड 8 सुनील मीटर। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और बाद में हमारे पास क्या होती है, उसकी यूनिट होती है। आपको समझ में आया? यूनिट हमने एक स्टैंडर्ड लेंथ यहां पर बना दी। अब हर चीज की यूनिट में जो है स्टैंडर्ड हम रेफरेंस देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 किलोग्राम है, तो इतने अमाउंट को हमने 1 किलोग्राम बोल दिया होगा कि भैया इतना जो अमाउंट है वो 1 किलोग्राम होगा। इतनी जो लेंथ है मान लीजिए वो फॉर एग्जांपल 1 सुनील मीटर है, इतना जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 1 किलोमीटर है। तो ये एक रेफरेंस हमने बना दिया। अब इसके रिस्पेक्ट में हम चीजों को मेजर करते हैं, नापते हैं। जैसे कि ये मैंने एक यूनिट बना दी, खुद की सेल्फ क्रिएटेड यूनिट, इतना जो लेंथ होती है वो 1 सुनील मीटर है। अब इसके रिस्पेक्ट में मैंने बोर्ड को मेजर करा तो कितना आया, 8 सुनील मीटर के बराबर आया। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी यूनिट। दो चीजों से मिलकर बनी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। और ये दोनों आपस में एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन में ही होते हैं, जिसको हम लिखते ऐसे हैं। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आ रही? नहीं सुनील भैया, डन है भाई। इतना अगर समझ में आ गया तो एक बार आए भैया लगा दीजिए कि सुनील भाई इतना तो क्लियर हो रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर पार्ट, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमें हर एक बात समझ में आ रही है, कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आ रही है। ठीक है, ये सारी बातें मैं कामना करता हूं आपको क्लियर हो रही होगी कि फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक बार आए भैया लिख दीजिए। बस मयूरी थोड़ी देर में आपको छोड़ते हैं, 10 मिनट 15 मिनट है ना, छोड़ते हैं, टेंशन मतलब। ठीक है ना, चलो क्लियर है। चलो अब आते हैं दोस्तों सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पे पहले 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में हम बात करते हैं, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इनिशियली हमारे पास क्या थी, इनिशियली देयर वर 3 फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। इनिशियली हमारे पास 3 फंडामेंटल और बेस यूनिट्स मानी जाती थी, है ना। और वो 3 फंडामेंटल यूनिट्स किस किस चीज की थी, इट वर फॉर मास, लेंथ एंड टाइम, है ना। यानी कि 3 फंडामेंटल और बेस यूनिट्स हमारे पास थी फॉर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनिशियली देयर वर 3 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, और इनकी हमारे पास क्या थी, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स थी। तो इनिशियली लोगों ने क्या बोला, इनिशियली लोगों ने बोला कि हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी, मास, लेंथ और टाइम। इनकी यूनिट्स हमारे पास अगर आ गई तो इनकी मदद से हम बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को डिराइव कर लेंगे। समझना मैंने क्या बोला, कि हमारे पास मास है, लेंथ है और टाइम है। अगर इनकी यूनिट हमारे पास है तो इसकी मदद से हम बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को डिराइव कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो ऐसा हुआ नहीं। अब समझिए, अलग अलग सिस्टम आ गए, सीजीएस सिस्टम आ गया, एफपीएस आ गया, एमकेएस आ गया, अलग अलग सिस्टम थे। अब यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मास, लेंथ और टाइम की अलग अलग यूनिट्स के सिस्टम चल रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये फ्रांस में सेटअप हुआ था, और यहां पर जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है यानी कि लेंथ, मास और टाइम, इनकी यूनिट हमारे पास क्या थी, लेंथ को मेजर कर रहे थे सेंटीमीटर में, मास को मेजर कर रहे थे ग्राम में और टाइम को मेजर कर रहे थे सेकंड में, सीजीएस यूनिट।
यानी कि जो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि जो बेस क्वांटिटीज आपने मानी है उनकी यूनिट्स सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड हो गई। अब ये फ्रांस में ये फॉलो हो रहा था, लेकिन ब्रिटिश या इंपीरियल सिस्टम जो फॉलो कर रहा था वो डिफरेंट फॉलो कर रहा था। वो क्या फॉलो कर रहा था कि अगर लेंथ, मास और टाइम की यूनिट मेजर करनी है तो फुट, पाउंड और सेकंड में मेजर कर रहे थे। अब यही प्रॉब्लम है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। मतलब यहां पे ब्रिटिश सिस्टम फॉलो कर रहा है फुट, पाउंड, सेकंड और फ्रांस में फॉलो हो रहा है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। यानी कि सेम मास, लेंथ और टाइम को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स यूज हो रही हैं। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अगर मैं लेंथ को फुट में बात कर रहा हूं तो ये लोग लेंथ को सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। एक और सिस्टम यहां पर डेवलप हुआ, दैट वाज अगेन डेवलप्ड इन फ्रांस, दैट इज द एमकेएस सिस्टम। अब एमकेएस सिस्टम में अगेन जो हमारे पास क्वांटिटीज है उनके लिए यूनिट्स जो हमारे पास आ गई, यानी कि लेंथ, मास और टाइम के लिए मीटर, किलोग्राम, सेकंड आ गई। इसको हम लोग मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। अब आप समझ रहे हो, तीन बेस क्वांटिटीज के लिए अलग अलग यूनिट लगा दिए भाई साहब, अलग अलग यूनिट, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, अलग अलग यूनिट सिस्टम आ रहे हैं। तो अगर मेरे को एक यूनिफॉर्म सिस्टम चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्म यूनिट्स लगे, तो वो इसके बाद आया। इसके बाद एक नीड जनरेट होगी, क्योंकि यहां पर लेंथ में फुट में बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, ये मीटर में बात कर रहे हैं, तो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। एक यूनिफॉर्म सिस्टम हमको चाहिए था यूनिट्स का जो पूरे वर्ल्ड में अप्लाई हो सके। तो यहां से नीड जनरेट होती है हमारे पास एसआई सिस्टम की, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ अ कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज डिप्लॉयड। यानी कि पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्म यूनिट सिस्टम हो। अरे मास, लेंथ और टाइम को मेजर करने के लिए कोई सीजीएस यूज कर रहा है, कोई एफपीएस, कोई एमकेएस, दैट इज द प्रॉब्लम। अरे यूनिफॉर्म यूनिट्स यूज नहीं हो रही हैं, तो इसके लिए एसआई सिस्टम आया। अब ये 1960 में फ्रांस के अंदर डेवलप हुआ था और इसको बोलते हैं ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। 1960 में फ्रांस में डेवलप हुआ ताकि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहां पर आ सके। अब यहां पर याद रखिएगा कि तीन बेस क्वांटिटीज नहीं थी, 7 क्वांटिटीज थी। कितनी? 7। तो एसआई इज फाउंडेड ऑन 7 बेस एसआई यूनिट्स, है ना। फॉर 7 बेस एसआई क्वांटिटीज अज्यूम टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। अब 7 क्यों थी यह भी आपको बताता हूं। इनिशियली 3 क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी माना गया था, मास, लेंथ और टाइम। यह माना गया कि अगर आपको इसकी यूनिट पता है तो बाकी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को डिराइव कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह कि अगर 3 की यूनिट पता है तो आप सारी चीजों की यूनिट्स को डिराइव नहीं कर सकते। यह प्रॉब्लम है, नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या गया, इन्होंने बोला कि 7 बेस क्वांटिटीज बना लो, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज की 7 बेस यूनिट्स बना लो। इसकी मदद से हम बाकी सारी क्वांटिटीज की यूनिट्स को डिराइव कर लेंगे। मतलब 7 ऐसे क्वांटिटीज की यूनिट बनाओ, जो 7 यूनिट्स हमारे पास है ना, इसकी मदद से हम बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को निकाल लेंगे। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 7 बेस ऐसा यूनिट्स क्यों थी? बिकॉज विद 3 बेस क्वांटिटीज इट वॉज नॉट पॉसिबल, यानी कि यह पॉसिबल नहीं था, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डिराइव यूनिट्स ऑफ ऑल क्वांटिटीज। समझ में आ गई मेरे बेटा जी बात? समझ में आ गई मेरे बेटा जी बात? समझ में आ गई मेरे बेटा जी बात? क्लियर हो गई मेरे बेटा जी बात? क्लियर हो गई मेरे बेटा जी बात? मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर 3 बेस क्वांटिटीज हैं, इट वाज नॉट पॉसिबल टू डिराइव यूनिट्स ऑफ ऑल क्वांटिटीज। सही नहीं है। देखो प्रॉब्लम क्या है, अभी वाला जो सिस्टम है वो 7 बेस एसआई यूनिट्स, यानी कि 7 एसआई बेस यूनिट्स के ऊपर बना हुआ है ना। अब ये जो 7 बेस यूनिट्स हैं, जो कि 7 बेस क्वांटिटीज के लिए हैं, वो 3 से 7 पे क्यों आया? बिकॉज अगर 3 बेस क्वांटिटीज होती तो सारी क्वांटिटीज की यूनिट्स डिराइव नहीं हो सकती थी। अगर सिर्फ मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स हमारे पास होती तो बाकी क्वांटिटीज की जो यूनिट्स डिराइव करनी है इनसे, वो नहीं हो पाती। तो हमने 3 से 7 कर दी क्वांटिटीज की। जो 7 क्वांटिटीज है, अब इसकी मदद से बाकी सारी क्वांटिटीज की यूनिट्स को डिराइव कर लेंगे अपन, निकाल लेंगे अपन। ठीक है, और ये जो 7 क्वांटिटीज की यूनिट्स है, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, है ना, करंट हो गया, मोल हो गया, तो ये जो 7 बेस क्वांटिटीज है, इनकी यूनिट्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। याद रखना, यहां पर ये जो यूनिट्स हैं नॉट डिपेंडेंट और डिराइव्ड फ्रॉम ईच अदर। यानी कि फॉर एग्जांपल, अब लेंथ की यूनिट हमारे पास मीटर है, तो मीटर को आप इनमें से किसी से डिराइव नहीं कर सकते।
कि भाई अगर मेरे को लेंथ की यूनिट लिखनी है तो हमेशा मीटर ही होगी। ऐसा नहीं लिख सकता कि मैं मीटर को लिखने के लिए मैं लिख रहा हूं किलोग्राम के टर्म्स में लिख सकता हूं, मीटर को नहीं लिख सकता। तो ये जो 7 बेस क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, यानी कि इनकी जो यूनिट्स हैं वो किसी और से डिराइव नहीं कर सकते आप। जैसे लेंथ की यूनिट हमेशा मीटर ही रहेगी, अब उसको डिराइव करने के लिए मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं मोल की मदद से इसकी यूनिट को लिख दूं, नहीं लिख पाऊंगा। तो ये हमेशा म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगी। समझ में आया? तो जो 7 बेस क्वांटिटीज हमने रखी है, 7 इसीलिए रखी है क्योंकि इसकी मदद से हम बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, ये जो 7 की यूनिट्स है ना, इन 7 की आपस में जो यूनिट्स है, इन जैसे कि अगर ये मीटर है तो मैं इनमें से किसी की मदद से इसको डिराइव नहीं कर सकता। ये जो 7 है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, इनकी जो यूनिट्स है वो हमेशा यही रहेगी। मीटर को मैं इनमें से किसी से डिराइव नहीं कर सकता। अगर मोल है तो क्या मैं मोल को इनके किसी भी टर्म्स में लिख सकता हूं कि मैं मीटर के टर्म्स में मोल को लिख दूं? नहीं लिख पाऊंगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट हमेशा मोल रहेगी, याद रखना। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास देखो 7 क्वांटिटीज होंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। लेंथ सिंबल इसका हो जाएगा L, छोटा l, मास का छोटा m, टाइम का छोटा t, करंट का कैपिटल I, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का कैपिटल T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस n और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारे पास हो जाएगा कैपिटल I सबस्क्रिप्ट में V। इसकी यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी? लेंथ की यूनिट हमेशा होगी हमारे पास मीटर, ऐसा यूनिट होगी मीटर। मास की यूनिट हमारे पास हमेशा ऐसा यूनिट होगी किलोग्राम। किलोग्राम्स लिख देते हैं कुछ लोग, गलत है, कभी भी यूनिट प्लूरल नहीं होती। टाइम की यूनिट हमारे पास हो जाएगी सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हो जाएगी हमारे पास एम्पियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की यूनिट हो जाएगी केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट हो जाएगी मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की हो जाएगी कैंडला। एक चीज याद रखना, जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे होगी, जब भी आप उसको लिख रहे होंगे, जैसे एम्पियर लिख रहे हो AMPERE, तो ये ए छोटा होगा और इस सिंबल का ए कैपिटल होगा। ऐसे केल्विन का के छोटा होगा और ये सिंबल का के जो होगा कैपिटल होगा। ये NIST रूल्स है, फॉलो करने होते हैं। अब देखो, जैसे मोल का जो सिंबल है MOL है, कैंडला का CD है, केल्विन का K है, एम्पियर का कैपिटल ए है, सेकंड का S है, किलोग्राम का KG है, मीटर का M है। तो ये जो 7 क्वांटिटीज है, इन 7 बेस क्वांटिटीज की जो यूनिट्स है, इसकी मदद से हम बाकी क्वांटिटीज की यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं, उनकी यूनिट्स को लिख सकते हैं। कैसे? एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। The SI derived units for derived quantities are obtained from the 7 SI base units। यानी कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपको बोला किसी ने एरिया की यूनिट लिखो, तो एरिया की यूनिट आप कैसे लिखोगे? एरिया क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ, इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है? मीटर। इनटू ब्रेथ भी तो क्या होती है? एक लेंथ ही होती है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर का स्क्वायर। आप समझो, ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है, इसकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज की यूनिट्स को डिराइव करके लिख सकते हैं। जैसे एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ है, लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ की यूनिट मीटर, मीटर का स्क्वायर। आगे लिखो, आगे लिखो, आगे लिखो। वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये तीनों ही लेंथ है, तो क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा? मीटर का क्यूब। अब देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक लेंथ होती है, तो मीटर अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। आप समझ रहे हो? ये जो स्पीड हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट को हम डिराइव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो लेंथ की यूनिट हमारे पास क्या हो गई? मीटर, और टाइम की यूनिट हमारे पास हो गई सेकंड। तो ये देखो, मीटर बाय सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर ऊपर की तरफ जाएगा ये, तो यहां पे ऐसे रेज्ड डॉट सेकंड इनवर्स। या कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो ऐसे बताता हूं, देखो, मल्टीप्लाइड सेकंड इनवर्स, ऐसे लिख सकता हूं। ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स बन जाएगा। इस मल्टीप्लाई की जगह आप ऐसा सेंटर में एक रेज्ड डॉट लगा के भी लिख सकते हैं। इस रेज्ड डॉट को हम क्या कहते हैं पता है आपको? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरपंक्ट। क्या बोलते हैं? इंटरपंक्ट बोलते हैं।
ये जो सेंटर में रेज्ड डॉट है, बिल्कुल बीच में एक डॉट लगाते हैं हम, इस मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है डॉट, यानी कि मीटर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इनवर्स, ऐसे लिखते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट इंटू टाइम, करंट की यूनिट हमारे पास क्या होती है, एंपियर, यानी कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, एंपियर इंटू सेकंड, है ना, एंपियर इंटू सेकंड। तो एंपियर इंटू सेकंड को हम क्या लिखेंगे, एंपियर बीच में रेज्ड डॉट और ये हो जाएगा सेकंड। ध्यान से सुनो, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मीटर इंटू मीटर, ये दोनों लेंथ है ना, तो लेंथ की यूनिट मीटर, इसकी यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तीनों ही लेंथ है, मीटर का क्यूब या क्यूबिक मीटर। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारे पास एक लेंथ है तो मीटर, टाइम क्या है सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, ये मल्टीप्लिकेशन को आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं, सेंटर में जो रेज डॉट है दैट इज कॉल्ड एज इंटरपंक्ट, मीटर सेकंड इनवर्स। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, करंट की यूनिट हमारे पास होगी एंपियर, टाइम की यूनिट हमारे पास हो जाएगी सेकंड, एंपियर इनटू सेकंड, ये हमारे पास हो जाएगी। क्लियर है जी। अब देखो, 22 SI derived units have been given special names for convenience। कभी कभी क्या होता है, आप कुछ क्वांटिटीज की यूनिट्स को जब डिराइव करोगे तो इतनी बड़ी हो जाती है वो लिखना कि फिर हम उसको आसान करने के लिए उसको स्पेशल नेम दे देते हैं ताकि हम लोग को लिखना कन्वीनियंट हो। आप समझो, कुछ ऐसी हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स हैं जिनको जब हम डिराइव करते हैं तो इतनी बड़ी हो जाती है वो लिखने में, तो हम क्या करते हैं, उनको एक नाम दे देते हैं, शॉर्टर नेम दे दिया ताकि हमारे लिए यूनिट को लिखना कन्वीनियंट हो जाए। जैसे अभी आपने क्या लिखा, इसको आपने क्या लिखा, एंपियर, एंपियर इनटू सेकंड, ये आपने लिखा। इसको जो स्पेशल नेम ऑफ कन्वीनियंस मिला हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को छोटे t से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, यह भी दिखाया था मैंने आपको, करंट को कैपिटल I, टाइम को t और चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंपियर इंटू सेकंड है। अब स्पेशल नेम ऑफ कन्वीनियंस आपको पता है इसको क्या दिया हुआ है, स्पेशल नेम फॉर कन्वीनियंस क्या दिया है पता है आपको, ये दिया है कूलम, क्या दिया है, कूलम। अब क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है तो स्पेलिंग में सी छोटा होगा और सिंबल का सी बड़ा होगा, ये लोअर केस में या अपर केस में, जब भी नाम लिखोगे ये सी छोटा ये सी बड़ा, कूलम हो जाएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। यूनिट्स जो है दैट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ साइंस, तो केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है, ठीक है, हाँ समझ में आया। तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी मीटर इंटू मीटर इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। ऐसे हमने स्पीड का निकाला, इलेक्ट्रिक चार्ज का निकाला। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट हमने डिराइव करी, क्या ही हमने डिराइव करी ना, ये जो 7 क्वांटिटीज है इसकी यूनिट्स की मदद से हमने इसकी यूनिट को डिराइव करा, एंपियर इंटू सेकंड। तो 22 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके लिए हम लोग डिराइव्ड यूनिट की जगह ये भी नाम लिख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट आप डायरेक्टली कूलम भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, बोथ कैन बी रिटन। ऐसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि फोर्स के लिए आप डिराइव्ड यूनिट निकालो, निकाल पाओगे? फोर्स की डिराइव्ड यूनिट आप निकाल पाओगे? जल्दी से मुझे बताओ, बस छुट्टी करते हैं 1 मिनट में। चलो ये होमवर्क देता हूं, घर से करके आना, ठीक है, चलो आ जाओ, होमवर्क देते हैं ये आपको, ठीक है, घर से करके आना, ये वाला घर से करके आना, ठीक है, ये वाला घर से करके आना। इतना समझ में आ गया तो फटाफट से आए भैया लगा दो। यूनिट्स का गेम समझ में आ रहा है, यूनिट्स का गेम समझ में आ रहा है, सभी को यूनिट्स का गेम समझ में आ रहा है। तो याद रखिए, एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाने के लिए ऐसा ही सिस्टम आया था और इसमें 7 बेस क्वांटिटीज आई। 7 बेस क्वांटिटीज की जो यूनिट्स है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो भी इन बेस क्वांटिटीज की यूनिट्स है वो एक दूसरे से डिराइव नहीं हो सकती है, हाँ, पर इनकी मदद से हम बाकी क्वांटिटीज की यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं, याद रखना, ठीक है। बेसिक बातें मैंने आपको बताई है, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, हाँ, इसकी डिराइव्ड यूनिट निकालना और इसके लिए एक स्पेशल नेम फॉर कन्वीनियंस है वो लिख कर आना, ठीक है। कल हम इस पे बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे।
ठीक है। अब जल्दी से मैं आपको हेल्दी सफर ऑप्शंस बता देता हूं। देखो, जब भी आप पढ़ रहे होते हो तो एक क्लास और दूसरी क्लास के बीच में जो ब्रेक आता है उसके अंदर आपको क्या सफर खाना चाहिए। देखो, सुबह का जो नाश्ता होता है उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, दिन वाले को लंच कहते हैं, शाम वाले को सफर कहते हैं, रात वाले को डिनर कहते हैं, है ना। तो जो शाम को सफर ऑप्शंस है वो मैं आपको कुछ हेल्दी ऑप्शंस बता रहा हूं। आप मम्मी को बता सकते हो, वो आपको ये बना के देंगे, आप ये खा सकते हो एक क्लास और दूसरी क्लास के जो बीच में ब्रेक है उसमें। काउपी चाट यानी कि लोबिया की चाट आप खा सकते हो। लोबिया जो होता है उसको उबाल के रख लीजिए सुबह, और जब आपकी एक क्लास ओवर हो जाती है उस लोबिया के अंदर थोड़ा सा नींबू डाला, टमाटर डाला, कटा हुआ प्याज डाला, मिक्स किया और खा लिया। बेस्ट हेल्दी ऑप्शन। दूसरा, स्वीट पोटैटो एंड स्पिनच कटलेट्स यानी कि पालक और शकरकंदी के कटलेट्स। कॉर्नफ्लेक्स विद मिल्क यानी कि दूध और कॉर्नफ्लेक्स आप खा सकते हैं। ब्राउन ब्रेड विद बटर एंड टर्मरिक मिल्क यानी हल्दी का दूध और ब्राउन ब्रेड के ऊपर बटर लगा के बढ़िया से खा लिया। टर्मरिक मिल्क विद रोस्टेड चना यानी कि जो भुगड़े होते हैं पीले कलर के होते हैं ना, रोस्टेड चना जो होता है वो, और हल्दी वाला दूध पी लीजिए, बेहतरीन आपका शाम का नाश्ता हो जाएगा। टर्मरिक मिल्क जो होता है वो तो गोल्डन लिक्विड माना जाता है दोस्तों। उसके अंदर क्या है, कुरक्यूमिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट, एनाल्जेसिक होता है, बॉडी के अंदर जो पेन है वो सब चला जाएगा टर्मरिक की वजह से। एंटीऑक्सीडेंट है तो आपकी मेमोरी जो है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारी की सारी चीजों में से कोई भी एक चीज को शाम के नाश्ते में जरूर से आप अपने डाइट में इंक्लूड करें। उसके बाद सोचो आपकी क्लास में रोहन एक लड़का है जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। मतलब रोहन जो है एक ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई में टॉपर है, स्पोर्ट्स चैंपियन है, डिबेट विनर है, हर चीज में टॉप करता है। ये मान लो आपके सुनील भैया थे स्कूल टाइम पे, और यहां पर क्या है ना, स्कूल के जो टीचर्स और जो मैनेजमेंट है वो इस बच्चे को, समीर को प्यार करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि समीर जो है वो मैम के यहां पे ट्यूशन जाता है। समीर जो है वो मैम के यहां पे ट्यूशन जाता है। तो रोहन को बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील होता है क्योंकि रोहन हर चीज में टॉप है, लेकिन उसको प्यार नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि वो टीचर के ट्यूशन पे नहीं जाता है। अब ऐसा बिहेवियर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आपको भी लगता होगा यार मेरे साथ भी ऐसा होता है, बहुत ज्यादा बायसिंग होती है। तो क्या मुझे हार मान के टीचर के यहां ट्यूशन जाना चाहिए या मुझे झुक जाना चाहिए? नहीं, मैं भी नहीं गया था, आप भी मत जाना। आपको अगर कभी कोई झुकाने की कोशिश करे और आपको लगता है कि आप सही हो तो मत झुकना। याद रखना, आप जब आप में प्रतिभा होगी तो आप कभी भी छल नहीं करोगे, आपका मन साफ होगा। जिसमें प्रतिभा की कमी होती है वो चालाक होते हैं, वो चाले चलते हैं, चालबाज होते हैं। आप में अगर प्रतिभा है तो आप आज नहीं तो कल आगे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले कि मेरे यहां पे ट्यूशन पे आओ वरना मैं तुमको परेशान करूंगी या करूंगा, तुम्हारे साथ ग्रुपिज्म हो, तो तुम उस झुंड को बनने देना और उसकी तरफ झुकना मत। तुम जीत जाओगे, वो हारेंगे। ठीक है, चलो डन है भाई। तो अगर अभी तक आपने मेरे को मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जैसा मैं कहता हूं, सुनील में साथ है, फिजिक्स वाला साथ है, दोनों आपके साथ है। कल हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, वहां पे मिलते हैं और चीजों को और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद फिर अगले लेक्चर से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन, यानी कल वाले में तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसको मेजर करेंगे, और उसके अगले लेक्चर से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका साइंटिफिक नोटेशन वगैरह। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे, काफी ज्यादा आपको मजा आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।